ओके, अब आज हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर 7। जैसे हम लोगों ने चैप्टर 6 में बात की थी कि हम ये पढ़ रहे हैं, हम लोग पेस्टल एनालिसिस पढ़ रहे हैं। तो पेस्टल एनालिसिस के अंदर हम लोग ये चीजें देख रहे हैं कि पेस्टल एनालिसिस के अंदर पॉलिटिकल फैक्टर या जो एक्सटर्नल एनालिसिस होता है, बेसिकली जो बाहर के फैक्टर्स होते हैं वो बिजनेसेस को कैसे अफेक्ट करते हैं, यानी कि बिजनेसेस का उनके ऊपर क्या इफेक्ट होता है। तो एक्सटर्नल एनालिसिस का जो की फैक्टर पॉलिटिकल और लीगल फैक्टर था वो तो हमने डिस्कस कर लिया। एक मिनट वेट, अजान हो रही है। तो हम लोग इकोनॉमिक फैक्टर पढ़ेंगे इसके अंदर, एक्सटर्नल फैक्टर। और जो पेस्टल एनालिसिस हमने बात की थी कि पेस्ट एनालिसिस था, उसका पी फैक्टर हमने पढ़ लिया था, पी और एल पी, पॉलिटिकल एंड लीगल फैक्टर। ई फैक्टर, अब ई हम दूसरा जो उसका था वर्ड वो पढ़ेंगे, एक्सटर्नल फैक्टर। तो एक्सटर्नल फैक्टर के अंदर इकोनॉमिक फैक्टर, इकोनॉमिक फैक्टर कैसे इफेक्ट करते हैं, मैंने बताया था कि इकोनॉमी है तो इकोनॉमी इफेक्ट करेगी। क्यों इकोनॉमी इफेक्ट करेगी? कि जिन कंट्रीज के अंदर इकोनॉमी अच्छी होती है वहां पे लोग जो बिजनेसेस कर रहे होते हैं उन बिजनेसेस को फायदा हो रहा होता है। ठीक है, मतलब इकोनॉमी बूस्ट होगी तो बिजनेसेस भी अच्छे चलेंगे, लोन आपको इजी मिलेंगे, हर चीज जो होगी वो परफेक्टली मूव करेगी। तो इकोनॉमिक फैक्टर हमने देखने हैं। इकोनॉमिक फैक्टर के लिए हमने जब ये चैप्टर शुरू करना है तो इसके अंदर सारी चीजें इकोनॉमिक्स की देखनी है। ये थोड़ा इकोनॉमिक टच होगा इसके अंदर। पहले इकोनॉमी को स्टडी करेंगे कि इकोनॉमी होती क्या है, इकोनॉमी को किस किस तरह से डिस्कस करना है। तो उसके लिए हम माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, हर एक चीज पढ़ेंगे। ठीक है, माइक्रो मैक्रो सब कुछ। डिमांड सप्लाई का क्या ताल्लुक होता है, फिर डिमांड सप्लाई के लिए कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो डिमांड सप्लाई को इफेक्ट करते हैं, जिससे डिमांड सप्लाई बढ़ती या कम होती है। तो इकोनॉमिक फैक्टर पहले हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स देखनी है, फिर हमने मैक्रो इकोनॉमिक्स देखनी है। माइक्रो और मैक्रो दोनों को हम डिस्कस करेंगे। माइक्रो इकोनॉमिक्स जो होती है वो छोटे लेवल पे होती है। छोटे लेवल पे कहने का मतलब ये है कि जो कि बेसिकली एक इंडिविजुअल फर्म्स या इंडिविजुअल इंडस्ट्री को डिस्कस कर रही होती है, जबकि मैक्रो इकोनॉमिक्स होल इकोनॉमी यानी कि पूरे कंट्री को डिस्कस कर रही होती है, तो कवर कर रही होती है। जैसे यहाँ पे आप अगर देखो माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर सप्लाई, डिमांड, प्राइस, इलास्टिसिटी, कॉस्ट, बिहेवियर वगैरह आ रहे हैं। इधर इकोनॉमिक ग्रोथ, पूरी की पूरी इकोनॉमी की ग्रोथ, इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, बैलेंस ऑफ पेमेंट, और ये फिस्कल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी, ये सारी चीजें किससे रिलेटेड हैं? ये कंट्री से रिलेटेड है। तो इस इधर जब हम डिस्कशन करेंगे तो ये ओवरऑल कंट्री की डिस्कशन होगी। अच्छा, फिर वो कह रहा है कि मार्केट स्ट्रक्चर आर आल्सो एक्सप्लोर्ड इन परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। F5 के अंदर जाके आप लोग दोबारा से ये चीज मार्केट स्ट्रक्चर पढ़ोगे। तो पेस्टल एनालिसिस का जो पॉलिटिकल और लीगल फैक्टर था वो हमने पढ़ लिया है। ई ई इकोनॉमिक फैक्टर है, और ई इकोनॉमिक फैक्टर इसमें हम पढ़ेंगे। इकोनॉमिक फैक्टर हम इसमें पढ़ेंगे। तो हम लोगों ने सबसे पहले देखना है कि इकोनॉमिक्स होती क्या है। इकोनॉमिक्स कैन बी डिफाइंड इन वेरियस वेज इंक्लूडिंग, इकोनॉमिक्स कैन बी डिफाइंड इन वेरियस वेज इंक्लूडिंग द स्टडी ऑफ, मैंने जैसे कल बताया था कि इकोनॉमी के अंदर हम लोग ये पढ़ते हैं कि वेल्थ हमारे पास कहाँ से आती है, उसके लिए रिसोर्सेज क्या होंगे, पैसा कहाँ से आएगा, उसको यूज कैसे करना है और उससे कैसे बेनिफिट लेना है। तो यहाँ पे भी हमें वो ये चीज बता रहा है कि इकोनॉमिक्स क्या है। इकोनॉमिक्स ये है कि किस तरह सोसाइटी बेसिकली रिसोर्सेज लेगी, एलोकेट कैसे करती है, कौन से रिसोर्सेज, स्कार रिसोर्सेज। अब स्कार रिसोर्सेज क्या होते हैं? स्कार रिसोर्सेज होते हैं लिमिटेड रिसोर्सेज। ठीक है, स्कार रिसोर्सेज क्या होते हैं? लिमिटेड रिसोर्सेज, वो रिसोर्सेज जो कि आपके पास कम रिसोर्सेज हैं और जो जल्दी जल्दी खत्म होने वाले हैं। ये लाइक आपके पास उनको आपने बहुत अच्छे से प्लान करके करना है ताकि कम्पिटिटिव एंड एंड्स हो सकें, यानी कि कंपीटिंग एंड्स हो सकें, फायदा ज्यादा मिल सके। या फिर दूसरी चीज ये है कि स्टडी ऑफ वेल्थ क्रिएशन, ये वेल्थ कहाँ से क्रिएट की जाएगी, ये भी आप इकोनॉमिक्स के लिए देखते हो कि पैसा कहाँ से क्रिएट किया जाएगा, रिसोर्सेज कहाँ कहाँ से लिए जाएंगे।
उसके लिए अब हमने देखना है कि माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स का डिफरेंस क्या है। माइक्रो इकोनॉमिक्स जो होती है वो मैंने पहले बताया कि जो माइक्रो वर्ड है ना, माइक्रो, ये माइक्रो जो वर्ड होगा इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग होता है स्मॉल। माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल और मैक्रो का मतलब होता है लार्ज। मैक्रो का मतलब होता है लार्ज। तो माइक्रो मैक्रो में क्या डिफरेंस है? माइक्रो स्मॉल लेवल। तो स्मॉल लेवल पे इकोनॉमी को अगर हम देखें तो इंडिविजुअल, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि इंडिविजुअल फर्म्स का बिहेवियर हम देखते हैं, कंज्यूमर्स का, फर्म्स का, इंडस्ट्रीज का। जैसे एक मोबाइल फोन की इंडस्ट्री है हाल ही, उसका बिहेवियर हम, हमारे कंट्री के अंदर कितनी ज्यादा इंडस्ट्रीज हैं, मोबाइल इंडस्ट्रीज हैं, फूड इंडस्ट्रीज हैं, ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्रीज हैं, अदर इंडस्ट्रीज हैं। अगर हम सिर्फ एक इंडस्ट्री को, पर्टिकुलरली मोबाइल इंडस्ट्री को डिस्कस करते हैं तो इसका मतलब ये माइक्रो लेवल पे हम स्टडी कर रहे हैं, इंडिविजुअल लेवल पे स्टडी कर रहे हैं। जबकि अगर मैक्रो की बात होगी तो कंसीडर द एग्रीगेट। एग्रीगेट का मतलब होता है टोटल। एग्रीगेट वर्ड का मतलब होता है टोटल, यानी कि ओवरऑल बिहेवियर, जितनी भी पूरे मुल्क के अंदर फर्म्स हैं, जितनी भी होल कंट्री के अंदर, इकोनॉमी के अंदर चीजें कवर होती हैं, उन सब की स्टडी। ठीक ठीक है। द स्टडी ऑफ द सम देखा, टोटल मैंने बताया ना, एग्रीगेट का मतलब होता है टोटल, ऑल बिहेवियर, सब का बिहेवियर हमने कंसीडर करना है, इंडिविजुअल इकोनॉमिक्स डिसीजंस, उन सब का सम, इन सारी इंडस्ट्रीज, सारी फॉर्म्स, इन सब को टोटल कर लेना है हमने। तो वो मैक्रो होगा, और मैक्रो वैसे भी नेशनल लेवल पे होता है पूरे कंट्री, तो वो हम एज अ होल इकोनॉमी को कंसीडर करेंगे। मैक्रो इकोनॉमिक्स को बाद में देखेंगे, अभी पहले माइक्रो लेवल को डिस्कस करना है। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होती है? जो कि इंडिविजुअल पार्ट ऑफ इकोनॉमी पे फोकस करती है, जो कि स्कार रिसोर्सेज, मैंने बताया स्कार्स रिसोर्सेज कौन से होते हैं? लिमिटेड रिसोर्सेज। उन पे फोकस करती है कि लिमिटेड रिसोर्सेज को यूज करते हुए आपने कैसे बेनिफिट लेना है। एज मेंशन्ड दीज इंडिविजुअल पार्ट इंक्लूड कंज्यूमर फर्म्स एंड इंडस्ट्रीज। कंज्यूमर्स कौन है? हम लोग। एक चीज याद रखनी है कि कंज्यूमर और कस्टमर में क्या फर्क होता है। कंज्यूमर और कस्टमर, कस्टमर कोई भी होता है, कोई भी हो सकता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि एक कंज्यूमर जो है वो कस्टमर भी हो। कंज्यूमर और कस्टमर में डिफरेंस होता है। कस्टमर वो बंदा होता है जो बाय करता है। एट अ टाइम कस्टमर कंज्यूमर भी हो सकता है। कंज्यूमर वो वाला बंदा होता है जो बेसिकली किसी चीज को लेके यूज करता है, यानी कि यूजर ऑफ द थिंग। या आप ये कह सकते हो कि जो पर्सन उस प्रोडक्ट को यूज करेगा, यूटिलिटी लेगा। यूटिलिटी किसको कहते हैं? बेनिफिट को। जो उस प्रोडक्ट की यूटिलिटी लेगा, यानी कि फायदा लेगा, वो कंज्यूमर होता है। तो कस्टमर और कंज्यूमर में, कस्टमर, अगर मैंने चीज खरीदी है और चीज खरीद के मैंने अपनी किसी फ्रेंड को दे दिया, तो इट मीन्स मैं कस्टमर हूँ, वो कंज्यूमर है। और अगर मैंने ही चीज खरीद के खुद यूज कर लिया तो मैं कस्टमर भी हूँ और कंज्यूमर भी हूँ। Microeconomics attempts to examine how supply and demand decisions made by these individual affect. Microeconomics ये बताती है कि जो सप्लाई और डिमांड के डिसीजंस होते हैं वो कैसे अफेक्ट करते हैं सेलिंग प्राइस को, गुड्स एंड सर्विसेज को। किसी भी इंडस्ट्री के अंदर, मार्केट के अंदर ये सारी चीजें, मतलब सेलिंग प्राइस कैसे इफेक्ट होती है गुड्स एंड सर्विसेज की, डिमांड एंड सप्लाई, डिमांड और सप्लाई दोनों हमने चीजें देखनी है, क्योंकि जो किसी भी मार्केट की मेन फोर्सेस होती हैं वो डिमांड और सप्लाई होती हैं। ठीक है। डिमांड और सप्लाई मार्केट फोर्सेस हैं, जो जिससे मार्केट चलती है। इसको आप क्या लिखोगे? मार्केट फोर्सेस। तो डिमांड क्या चीज होती है? डिमांड, अब डिमांड का मतलब, आपने डिमांड का कॉन्सेप्ट अच्छे से देखना है। डिमांड का मतलब हरगिज ये नहीं है कि मैं किसी चीज के लिए विश कर लूं। नो, विश करना इज नॉट अ डिमांड। डिमांड का मतलब ये होता है कि अगर मैं किसी चीज की विश करती हूँ तो उसको बाय करने के लिए मेरे पास पैसे भी हों, मैं वो बाय भी करूं, तब वो डिमांड क्रिएट होगी। ठीक है। किसी चीज के लिए सिर्फ इमेजिन करना कि वो चीज मुझे पसंद है और मुझे मेरे पास हो, या आई विश कि ये चीज मेरे पास हो, वो डिमांड नहीं होती। डिमांड तब होती है जब आप किसी चीज के लिए, जिस चीज की आपको जरूरत होती है और उसके लिए आपको पे करने के लिए पैसे भी होते हैं। Individual demand shows how much goods or services someone intend to buy at different prices। अगर एक इंडिविजुअल की डिमांड को आप देखो तो वो क्या होती है कि ये शो करती है कि किसी पर्सन के पास, किसी पर्सन का कोई चीज लेने का इरादा है और उसको पे करने के लिए, मतलब डिफरेंट जगहों से वो ले सकता है डिफरेंट प्राइसेस पे।
जैसे अगर आप देखो कि लेट्स से अगर हम मोबाइल फ़ोन की एग्ज़ाम्पल लें, मोबाइल फ़ोन की प्राइस गूगल पे अलग आ रही होती है और डिफरेंट स्टोर से अलग-अलग मिल रही होती है। मतलब डिफरेंट प्राइसेज़ से कहीं से भी हम खरीदने के लिए रेडी होते हैं। तो वो क्या डिमांड क्रिएट करती है। डिमांड नीड्स टू बी इफेक्टिव, डिमांड को इफेक्टिव होना चाहिए। कंज्यूमर नीड टू हैव कैश अवेलेबल टू बाय। मैंने आपको पहले ही एक्सप्लेन किया कि कंज्यूमर्स के पास कैश होना चाहिए उस चीज़ को बाय करने के लिए। अब हम कह सकते हैं रादर देन जस्ट जनरली डिजायरिंग, सिर्फ डिजायर कर लेना, किसी चीज की विश कर लेना, ये डिमांड नहीं होती, बल्कि आपके पास उस चीज को पे करने के लिए कैश भी होना चाहिए। व्हेन कंसीडरिंग द लेवल ऑफ डिमांड एट अ गिवन प्राइस वी अज्यूम कंडीशन ऑफ डिमांड। ये सबसे एमटीक्यू के लिहाज से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें से एमटीक्यू, इसमें से एमसीक्यू, इसमें से पेपर के अंदर मतलब एमसीक्यू ना भी आए, एमसीक्यूज मस्ट आते हैं। ये चैप्टर मोस्ट इम्पोर्टेंट आप कह सकते हो इस लिहाज से, क्योंकि इकोनॉमिक्स का चैप्टर है और ये चैप्टर काफी लेंथी है। इसमें से लाजमी 2 नंबर का, 4 नंबर का, मे बी 6 नंबर का सवाल कुछ ना कुछ एग्जामिनर जरूर टेस्ट करता है। अच्छा, क्योंकि ये जैसे कंडीशंस हैं, क्योंकि इस चैप्टर के अंदर बहुत सारी चीजें हैं टेस्ट करने के लिए। अब कंडीशन आपने क्या रखनी है, कांस्टेंट। अब ये जो उसने कहा है ना कि जब भी आप अज्यूम करोगे, आप जब डिमांड और प्राइस का रिलेशनशिप देखते हो, जब आप लेवल ऑफ डिमांड और प्राइस का रिलेशनशिप देखते हो, आपने बाकी चीजें कांस्टेंट रखनी है, अदर वेरिएबल कांस्टेंट। अदर वेरिएबल कांस्टेंट का क्या मतलब हुआ कि जो बाकी फैक्टर्स हैं, लाइक कोई डिजीज आ जाती है या कुछ भी हो जाता है, उन सारी चीज़ों को आपने कांस्टेंट रखना है कि बाकी कोई भी फैक्टर नहीं हिलेगा। वो एज़ इट इज़ अपनी पूरी इकोनॉमी को आपने बाकी ये रखना है कि कांस्टेंट है, तो तब डिमांड और प्राइस का क्या रिलेशनशिप है। इसको ना आप अपने नोट्स के लिए ये भी लिख लो। जो इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट होते हैं, जिन्होंने इकोनॉमिक्स पढ़ी हुई है, उनको आइडिया होगा कि ये लॉ ऑफ इकोनॉमिक्स के अंदर इसको लॉ ऑफ डिमांड कहते हैं। लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है? ये बेसिकली एक लॉ है। लॉ ऑफ डिमांड कहता है कि प्राइस और डिमांड का रिलेशनशिप देखते हुए अदर फैक्टर जब रिमेन कांस्टेंट होते हैं, तो प्राइस, यहाँ पे ये आप अपने नोट्स इस तरह से बनाओ कि जब प्राइस बढ़ती है, ठीक है, प्राइस इंक्रीज होगी, यानी कि प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड कम होगी। इन दोनों का आपस में जो रिलेशनशिप होता है, प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड कम होगी। इनका आपस में जो रिलेशनशिप होता है ना, आपने नोट्स में ये लिखना है, ये याद हमेशा रखना है। इनका प्राइस और डिमांड का इनवर्स रिलेशनशिप होता है। इनवर्स रिलेशनशिप तब होता है जब ये कंडीशन फुलफिल हो रही हो। कौन सी कंडीशन? अदर वेरिएबल्स रिमेन्स कांस्टेंट। क्योंकि मैं आपको इस तरह एग्जांपल देके बताऊं कि आप लोग अगर देखो, जब कोविड आया था, कोविड-19, तो आप लोग देखो, वैसे हम ये कहते हैं कि प्राइस बढ़ने से डिमांड कम होती है, बट आपके सामने ये एग्जांपल थी कि जब कोविड आया था तो मास्क की प्राइस बढ़ने से भी, मास्क की जो प्राइस इंक्रीज हुई थी, मास्क की प्राइस, तब भी डिमांड डिक्रीज नहीं हुई थी। उसकी रीजन ये कि वो जो अदर फैक्टर रिमेन्स कांस्टेंट वाला चीज थी, वो हिल गई थी, वो मतलब कांस्टेंट नहीं रही थी। तो वो प्राइस तब, तो ये लॉ फॉलो होता है जब अदर फैक्टर को आपने कांस्टेंट रखना होता है, ठीक है। तो वो क्या कह रहा है, डिमांड टेंड टू बी हायर एट लो प्राइस। डिमांड ज्यादा होती है, किधर ज्यादा होती है डिमांड? जब प्राइस कम होती है। आप, उसकी रीजन है, उसकी रीजन ये है कि वो आपकी अफोर्डेबिलिटी में आ जाती है, यानी कि वो चीज आप खरीद सकते हो। प्राइस मतलब अगर चीज सस्ती हो तो वो हर बंदा खरीद सकता है। एंड एंड लोअर, ये किसकी बात कर रहा है? लोअर, ये बात कर रहा है डिमांड की, कि डिमांड लोअर होती है किधर? हाई प्राइस पे। जब प्राइस ज्यादा तो डिमांड लो, जब प्राइस कम तो डिमांड हाई। इनका इनवर्स रिलेशनशिप होता है लॉ ऑफ डिमांड के अकॉर्डिंग। तो हमने ये चीज इस तरह देखनी है गुड्स और सर्विसेज के लिए। When demand for a good or service changes in response to change in its price, it change referred to as। ये पेपर के अंदर एमसीक्यू आ सकता है कि आपका एक्सपेंशन कैसे होती है और कॉन्ट्रैक्शन कैसे होती है। ये आपने याद रखना है कि किस तरह डिमांड रिस्पॉन्स करेगी। डिमांड और प्राइस रिस्पॉन्स गुड्स एंड सर्विसेज के अकॉर्डिंग किस तरह करेंगे? देखो, एक्सपेंशन, वर्ड एक्सपेंशन का मतलब क्या है? हम लोग अक्सर ये एक्सपेंशन, एक्सपेंड का वर्ड सुनते हैं। इस एक्सपेंड का वर्ड कहाँ से आता है? एक्सपेंड, लाइक एक्सपेंड का अदर मीनिंग क्या है? ग्रोथ। एक्सपेंड हम यही कहते हैं ना, कोई चीज बढ़ना, किसी चीज का इंक्रीज होना, ग्रोथ।
इसकी बात कर रहा है, एक्सपेंशन इन डिमांड। डिमांड क्या चीज होती है? डिमांड किसी चीज की मतलब खरीदने के लिए जो हमारी लाइक अफोर्डेबिलिटी भी है और कैश भी हमारे पास पड़ा हुआ है। एक्सपेंशन यानी कि बढ़ेगी। अब डिमांड कब बढ़ती है? ऊपर हमने क्या कहा, डिमांड ज्यादा कब होगी? जब प्राइस कम होगी। तो उसने क्या लिखा है? प्राइस फॉल। जब भी प्राइस कम होगी, इसकी एग्जांपल देखें, अगर लेट से आप इसकी एग्जांपल में ये एग्जांपल भी समझ सकते हो अपने कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करने के लिए, कि अगर आईफोन की प्राइस बाकी मोबाइल्स की के अकॉर्डिंग कम हो जाए, सारे के सारे बाकी जो जितने भी कंपनीज हैं, सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव आईफोन ही होता है। अगर आईफोन की प्राइस लेट से एग्जांपल के तौर पे कम हो जाए तो डिमांड बढ़ जाएगी। नो डाउट कि प्राइस ज्यादा होने के मुताबिक भी लोग बहुत ज्यादा आईफोन लेना पसंद करते हैं, बट अगर कुछ कंट्रीज, जैसे कुछ कंट्रीज इमर्जिंग कंट्रीज, डेवलपिंग कंट्रीज होते हैं, अंडर डेवलपिंग होते हैं, उन कंट्रीज के अंदर लोग अगर अफोर्डेबिलिटी, क्योंकि लोगों की कम होती है, परचेजिंग पावर कम होती है, अगर वहां पे प्राइस इसकी गिर जाए तो डिमांड ऑब्वियसली बढ़ जाएगी। तो वो क्या कह रहा है कि एक्सपेंशन कैसे होगी अगर आपकी स्पेंड यानी कि डिमांड बढ़ेगी कैसे, ग्रोथ डिमांड में कैसे होगी जब प्राइस फॉल करेगी। तो मैंने एग्जांपल बताई कि इस तरह से होगी। कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन का मतलब है रिड्यूस होना। कॉन्ट्रैक्ट यानी कि खत्म होना। मतलब कॉन्ट्रा है ना, हम लोग खत्म कर रहे हैं, रिड्यूस करना। तो रिड्यूस कैसे होगी डिमांड? रिड्यूस कैसे होगी? ऑब्वियसली डिमांड कॉन्ट्रैक्ट या रिड्यूस कैसे होगी? अगर आईफोन बहुत ज्यादा महंगे हो जाएं, नो डाउट कि अभी भी बहुत महंगे हैं, लेट से अगर आईफोन की प्राइस, जैसे आईफोन 15 है, आईफोन 15 की प्राइस लेट से 1 मिलियन हो जाए या बहुत ज्यादा हो जाए, तो ऑब्वियसली आपकी डिमांड जो है वो कम हो जाएगी। जाहिर है लोगों की अफोर्डेबिलिटी नहीं रहेगी, सिर्फ वही एलिट क्लास जो तबका होता है वही ले पाएगा। तो कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड कब होगी? कॉन्ट्रैक्ट का मतलब रिड्यूस, डिमांड का गिरना। डिमांड कब गिरेगी? जब प्राइसेस राइज होंगी। प्राइस बढ़ती है, जब प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड फॉल करेगी। जब प्राइस कम होगी तो डिमांड इंक्रीज होगी। ये दो चीजें याद रखनी है। आपने ये कॉन्सेप्ट हमेशा इस तरह याद रखना है अपनी चीजों को। अगर कोई चीज बाजार में सस्ती होती है तो आपको आप वो ले सकते हो, अगर कोई चीज महंगी होती है तो आप वो नहीं ले सकते। तो इसका मतलब क्या हुआ कि डिमांड तब होती है जब प्राइस कम होती है, और डिमांड खत्म कब होती है? जब प्राइस बहुत ज्यादा होती है। तो इस डायग्राम के अंदर नीचे यहाँ पे डायग्राम के अंदर भी एक्सप्लेनेशन दी गई है, एक कर्व बनाया गया है, डाउन स्लोपिंग कर्व। ये वो पूछ सकता है कि अगर लॉ ऑफ डिमांड के अकॉर्डिंग या फिर जो अदर वेरिएबल कांस्टेंट है, नॉर्मल जो डिमांड का कर्व है वो किस तरह का होता है, मतलब वो आपको ऑप्शन में दे सकता है। अपवर्ड स्लोपिंग हो सकता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग हो सकता है, फ्लैट कर्व हो सकता है, फ्लीट कर्व हो सकता है, किस तरह का कर्व होता है। ठीक है, आपने इस याद रखना है, डाउनवर्ड। डाउनवर्ड कर्व किस कंडीशन में? जब प्राइस हाई होगी तो डिमांड कम होगी, जब डिमांड प्राइस ज्यादा होगी तो डिमांड जब प्राइस ज्यादा होगी, सॉरी, डिमांड कम होगी, और जब प्राइस कम होगी डिमांड ज्यादा होगी। अभी आप इस ग्राफ को देखो, यहाँ पे भी उसने बेसिकली कॉन्ट्रैक्शन और उसका ही बताया है, एक्सपेंशन का। आप इस डायग्राम को देखो, इधर उसने क्वांटिटी डिमांड रखा है, क्वांटिटी डिमांड यानी कि कितने यूनिट्स। ठीक है, इधर इधर आप अपने कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करने के लिए ये समझो कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे यूनिट्स लिखे हुए हैं और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, प्राइस। अब आप इसको अंडरस्टैंड करने के लिए, इस ग्राफ को बनाने के लिए ना, आप क्या करो, यहाँ पे आप रखो कि प्राइस आपकी 10 है, और यहाँ पे आप रखो कि प्राइस आपकी 20 है, 10 और 20। इधर आप रखो कि आपके जो यूनिट्स हैं वो 5 हैं। आप 10 20 सेम अमाउंट, सेम यूनिट्स भी रख सकते हो। यूनिट्स आपके 10 हैं और 5 हैं, आप सेम 10 20 का मार्जिन यूनिट्स की तरफ भी रख सकते हो। लेट से अगर आपकी डिमांड देखो, यहाँ पे आपको इस ग्राफ को देखना चाहिए कि ये 0 पॉइंट है। इधर से ऊपर जाने का मतलब क्या है? इधर से ऊपर जाने का मतलब यह है कि प्राइस बढ़ रही है। ठीक है, प्राइस बढ़ रही है। यहाँ से आगे जाने का मतलब क्या है कि यूनिट ज्यादा हो रहे हैं। लेट से आप खुद देखो, अब जब P1 था, P1 यानी कि प्राइस 20 थी, $20 प्राइस थी, तो डिमांड किस पे जा रही है? डिमांड 5 यूनिट पे जा रही है। जैसे ही प्राइस $10 पे आई,
प्राइस $10 पे आई, क्वांटिटी डिमांडेड यहाँ से हाई होगी, कितने पे चली गई, 10 पे। यानी कि $10 की प्राइस हुई तो 10 बंदे लेने आ गए। जब $20 प्राइस थी तो सिर्फ 5 बंदे ले रहे थे। तो क्वांटिटी डिमांड हमारी इससे क्या हुई, बढ़ रही है। कब, जब प्राइस फॉल कर रही है। प्राइस कम हुई तो डिमांड बढ़ गई, प्राइस ज्यादा हुई तो डिमांड कम हो गई। तो हम इन पॉइंट्स को इंटरसेक्ट करते हुए ये लाइन करेंगे ड्रॉ, तो ये डाउनवर्ड स्लोपिंग लाइन होगी। इसका मतलब ये है कि प्राइस बढ़ने से डिमांड कम होती है और प्राइस कम होने से डिमांड ज्यादा होती है। और इनवर्स रिलेशनशिप है। इनवर्स मतलब एक होता है डायरेक्ट रिलेशनशिप, एक होता है इनवर्स रिलेशनशिप। इनवर्स रिलेशनशिप मींस नेगेटिव रिलेशनशिप, यानी कि एक चीज कम होगी दूसरी बढ़ेगी। मोस्ट गुड्स, द लोअर द प्राइस द हायर विल बी इट्स डिमांड। नो डाउट, हमें पता है कि जिन चीजों की प्राइस कम होती है उनकी डिमांड ज्यादा होती है। उसके लिए दो रीजंस उसने दिए, दो प्रोसेसेस दिए हैं। दो प्रोसेसेस क्या दिए, उन प्रोसेसेस को देखना हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। दिस इज अ सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। सब्स्टिट्यूट क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्या होता है? सब्स्टिट्यूट का मतलब होता है अल्टरनेटिव। ठीक है, सब्स्टिट्यूट का क्या मतलब होता है, अल्टरनेटिव। अल्टरनेटिव किसको कहते हैं, यानी कि उसकी जगह उसी तरह की किसी दूसरे ऑप्शन का आ जाना। ठीक है, जैसे लेट से आप, अगर बेस्ट एग्जांपल ये है कि टी की जगह सब्स्टिट्यूट क्या है। टी का सब्स्टिट्यूट किसको कहते हैं, टी का सब्स्टिट्यूट कहते हैं कॉफी को। ठीक है, अगर जो लोग चाय नहीं पीते या चाय पीते हैं तो वो कॉफी। अब इसका इफेक्ट क्या होगा, हम ये देख रहे हैं कि एक की प्राइस कम होने से दूसरे की डिमांड लो हो जाएगी। अब इस बात को बड़े गौर से समझना है। मैंने क्या बोला, मैंने वर्ड क्या बोले, एक की एक की प्राइस, एक की प्राइस कम होने से। ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, इस पे हमें टाइम भी काफी लगेगा, लेंथी भी है, बट इसको अच्छे से करेंगे। एक की प्राइस को कम होने से, यानी कि एक की प्राइस कम होगी तो दूसरे की डिमांड कम हो जाएगी। इसका क्या मतलब हुआ, मैंने ऑपोजिट चीजें क्यों लिखी। एक की प्राइस कम होने से दूसरे की डिमांड कम क्यों होगी, उसकी रीजन क्या है, क्योंकि इसकी प्राइस ज्यादा है। मैंने इधर प्राइस कम लिखी है, उधर प्राइस कम नहीं लिखी। आप देखो, अगर चाय का कप आपको लेट से $2 में मिलता है, चाय का कप आपको $2 में मिलता है, तो कॉफी का कप आपको हो सकता है $5 में मिलता हो। जब एक चीज $5 की है तो ज्यादा लोग वो नहीं पियेंगे, जो सस्ती चीज है ज्यादा लोग वो पियेंगे। तो ऑब्वियसली एक की प्राइस कम से दूसरे की डिमांड पे इफेक्ट पड़ेगा। एक की प्राइस कम से दूसरे की डिमांड पे इफेक्ट पड़ेगा। दिस इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। ये सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट होता है। जैसे देखो, this is where a consumer buy more one good and less of another because of relative price changes। मैंने क्या कहा कि लोग क्या करेंगे, कंज्यूमर जो यूज करने वाले हैं, वो एक चीज को ज्यादा इस्तेमाल करेंगे क्योंकि प्राइस चेंज की वजह से, दूसरे को कम इस्तेमाल करेंगे। अब टी को लोग ज्यादा यूज करेंगे, कॉफी को कम यूज करेंगे, प्राइस का डिफरेंस है ना। दस इफ टू गुड्स आर सब्स्टिट्यूट, जब दो चीजें सब्स्टिट्यूट हैं, जैसे वो कह रहा है कि फॉल इन द प्राइस ऑफ फर्स्ट विल लीड टू द कंज्यूमर टू स्विच सम डिमांड टू द लोअर प्राइस गुड। वो कह रहा है कि एक की कीमत कम होने की वजह से लोगों को, अब देखो ना, जो चीज सस्ती होती है, हमारा एज अ कंज्यूमर और एज अ कस्टमर माइंड सेट ये होता है कि जो चीज, नॉट, हम ये नहीं कह रहे कि वो चीजें जो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं जिनमें डेफिनेटली हम क्वालिटी जरूर देखते हैं, बट मोस्ट ऑफ द टाइम ये एक ह्यूमन नेचर होती है कि आपको सस्ती चीज लेनी होती है। उसकी रीजन ये होती है कि हो सकता है अफोर्डेबिलिटी या बहुत सारी चीजें माइंड में होती है। कस्टमर का माइंड यही होता है कि कम पैसों में क्वालिटी अच्छी मिले। तो सब्स्टिट्यूट, जो दूसरा सब्स्टिट्यूट है, एक की प्राइस कम होने की वजह से दूसरे पे ये फर्क पड़ता है कि दूसरी चीज वो लोग लेते नहीं है। देर इज एन इनकम इफेक्ट। फिर ये भी रीजन होती है कि शायद कुछ लोग वो अफोर्ड भी नहीं कर पा रहे होते। जो लोग बहुत ज्यादा इनकम अर्न करने वाले हैं वो तो कॉफी को ले सकते हैं, बट मोस्टली जो लोग जिन कंट्रीज के अंदर जैसे इकोनॉमी अच्छी नहीं है, वहां पे लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, तो उधर फिर क्या होगा, इनकम इफेक्ट का भी आएगा। जैसे देर दिस इज वेयर अ चेंज इन द रियल प्राइस ऑफ द गुड। अब लेट से मैं ये कहती हूँ
इनकम का इफेक्ट आप देखो कैसे होता है। चाय चाय की कीमत $2 से $5 हो गई, ठीक है। चाय की कीमत $2 से $5 पे हो गई, बट उस बंदे की जो इनकम है वो उतनी ही है, उसकी इनकम लेट से $1000 है, इनकम बिल्कुल भी चेंज नहीं हुई। तो प्राइस बढ़ने से उसकी इनकम पे उसको इफेक्ट होगा। अगर तो चाय की कीमत $2 से $1 हो जाती है, चाय की प्राइस $2 से $1 हो जाएगी, तो उस बंदे को ये लगेगा कि अब मेरी सैलरी ज्यादा है, हालांकि सैलरी उतनी ही है, सैलरी में कोई भी चेंज नहीं आया, सैलरी उतनी है, बट उसको क्यों लगेगा कि ज्यादा है, क्योंकि उस वो अब वो अफोर्ड ज्यादा कर सकता है, मतलब उसके पैसे बच रहे हैं। This is where a change in the price of good affect purchasing power of the consumer income change in their real income. If price of good fall, अगर किसी गुड की कीमत फॉल करती है, द कंज्यूमर एक्सपीरियंस राइज इन द रियल इनकम, मैंने क्या कहा कि वो ये फील करेगा कि मेरी सैलरी ज्यादा है या मेरी सैलरी बढ़ गई है, हालांकि सैलरी ना बढ़ी है ना सैलरी के अंदर कोई इंक्रीज आया है, बट वो फील क्यों कर रहा है, क्योंकि चीजें सस्ती हो गई हैं तो उसको अपनी सैलरी अब ज्यादा लग रही है। एज अ रिजल्ट टेंड टू बाय मोर ऑल द नॉर्मल गुड्स, जाहिर है उस रिजल्ट के अंदर वो बंदा ज्यादा चीजें बाय कर सकता है, ज्यादा बेनिफिट ले सकता है। ये इनकम इफेक्ट होता है। आगे उसने एक एग्जांपल भी दी है, KPLC इज अ मोटर कार मैन्युफैक्चरिंग, द company may find that if it raises the price of its car, the demand for the vehicle and therefore the number of cars company sale will fall। कह रहा है कि KPLC एक मोटर कार मैन्युफैक्चरर है, कंपनी ने ये फाइंड किया है कि अगर प्राइसेस राइज करें तो डिमांड जो होगी वो कम हो जाएगी, जाहिर है सेल्स कम हो जाएंगी, क्योंकि गाड़ियां महंगी हो जाएंगी तो लोग लेंगे नहीं। This could be due to substitution effect. There are a large number of car manufacturers that consumers can choose between। मतलब और बहुत सारे कार मैन्युफैक्चर कंपनीज हैं जो सस्ती गाड़ियां दे रहे होंगे, जो कंज्यूमर हैं वो उस तरफ मूव कर जाएंगे। If K rises its prices, it may become more expensive than rival, leading to customer to switch low price alternative। जाहिर है अगर मेरी कंपनी है, मैं प्राइसेस बढ़ा रही हूँ अपनी प्रोडक्ट की, तो कस्टमर को क्या जरूरत है मुझसे बाय करने की, वही चीज कस्टमर किसी और से बाय कर लेगा। के सेल्स में आल्सो सफर बिकॉज ऑफ द इनकम इफेक्ट, इस कंपनी की सेल्स इस वजह से भी इफेक्ट कर सकती है इनकम इफेक्ट की वजह से। Cars are expensive, कार एक्सपेंसिव हो गई है, कॉस्टिंग अ हाई पोर्शन ऑफ द इंडिविजुअल कंज्यूमर्स इनकम। इफ के प्राइस इट्स कार एट टू हाई प्राइस, अगर ज्यादा हाई प्राइस होगी तो जाहिर है लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, महंगी कारें लोग अफोर्ड नहीं कर सकेंगे, उसकी वजह से डिमांड जो होगी वो ड्रॉप हो जाएगी। इन मोस्ट केसेस, ज्यादातर देखा जाए तो इनकम इफेक्ट रिलेटिवली वीक होता है, ज्यादा इनकम इफेक्ट नहीं आता, बट मोस्ट ऑफ द टाइम सब्स्टिट्यूट इफेक्ट बहुत ज्यादा देखा जाता है, क्योंकि लोग एक चीज महंगी मिल रही हो तो दूसरी चीज ले लेते हैं। लेकिन वो ये फिर भी कहता है कि ज्यादा इनकम इफेक्ट सिर्फ उन केसेस में देखा जाता है जहां पे हाउस परचेज करना हो या कुछ और परचेज करना हो। ओके, तो हम लोग चैप्टर 7 पढ़ रहे हैं। चैप्टर 7 हमारा एक्सटर्नल एनालिसिस इकोनॉमी के बारे में है। इकोनॉमी जो बेसिकली हमने देखनी है, उसका इफेक्ट भी बिजनेस पे आता है। ओवरऑल इकोनॉमी का ताल्लुक डिमांड सप्लाई से, GDP से, हमारी इनकम से, हर एक चीज से रिलेशन होता है। तो हम लोग इकोनॉमी को डिस्कस कर रहे हैं, जिसके अंदर हमने बात की थी डिमांड सप्लाई की, जो कि बेसिकली किस चीज के फैक्टर्स हैं। ये फैक्टर्स हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स के, ठीक है।
माइक्रो माइक्रो हमने क्या बात की थी, स्मॉल लेवल पे जो इकोनॉमी होती है, यानी कि इंडिविजुअल फर्म्स की स्टडी होती है, उसकी बात हम कर रहे थे। डिमांड की हमने बात की थी कि डिमांड और जो प्राइस का रिलेशनशिप होता है, अदर फैक्टर अगर रिमेन्स कांस्टेंट होते हैं तो इनवर्स रिलेशनशिप होता है। और कुछ हमने ये भी देखा था कि इफेक्ट, जैसे कि सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट होता है, इनकम इफेक्ट होता है, उसकी वजह से भी डिमांड इफेक्ट होती है। आज हम लोग डिस्कस करने लगे हैं मार्केट डिमांड। तो मार्केट डिमांड का मतलब यह है कि मार्केट के अंदर, यानी कि जहाँ पे कंज्यूमर्स होते हैं वहां पे डिमांड कैसे आती है या डिमांड कैसे होती है। ऑब्वियसली चीजों की जरूरत होती है लोगों को, जो कंज्यूमर्स होते हैं उनकी नीड होती है। तो मार्केट डिमांड का मतलब क्या है? एक तो सिर्फ डिमांड हम बात करते हैं ना, सिर्फ डिमांड किसी भी इंडिविजुअल की हो सकती है। मार्केट डिमांड के अंदर जिस जहां पे नंबर ऑफ कंज्यूमर्स होते हैं, यानी कि सारे कंज्यूमर, सारे यूजर्स की बात हम कर रहे होंगे। अमाउंट ऑफ इफेक्टिव डिमांड फॉर ऑल कंज्यूमर्स इन द मार्केट, पूरी की पूरी मार्केट के अंदर जितने नंबर ऑफ कंज्यूमर्स हैं उनकी जो डिमांड होगी वो हमारे पास मार्केट डिमांड होती है। मार्केट डिमांड इज यूजुअली शॉर्टन टू डिमांड एंड रिप्रेजेंट अ स्ट्रेट लाइन कर्व ऑन द ग्राफ। स्ट्रेट लाइन कर्व इसका होता है, मैंने आपको कल भी बताया था कि इस चैप्टर में से आपको इस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं, जैसे ये स्ट्रेट लाइन कर्व है। जैसे कल हम लोग पढ़ रहे थे डिमांड के लिए, तो डिमांड का हमने पढ़ा था कि वो हमारा डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व है। तो इस तरह की आपने चीजें याद रखनी है। द डिमांड कर्व फॉर मोस्ट नॉर्मल गुड इज नेगेटिवली इंक्लाइंड। नॉर्मल गुड कौन सी होती है? जो नॉर्मली बेसिक गुड्स होती हैं। नेगेटिवली इंक्लाइंड के उसका हम लोग इस प्राइस से इसलिए भी ताल्लुक नहीं देखते, या प्राइस से इतना ज्यादा इफेक्ट हम इसलिए भी नहीं देखते क्योंकि नेगेटिवली इंक्लाइंड इसलिए वो कह रहा है क्योंकि जो नॉर्मल गुड्स होती हैं उनको हमने खरीदना होता है, ठीक है, चाहे वो प्राइस बढ़े या ना। जैसे नेसेसिटीज ऑफ लाइफ है, ये आटा, चीनी, दालें जो होती हैं, ये सारी चीजें हमारी बेशक महंगी भी हो जाए, ये हमें खरीदनी है क्योंकि सर्वाइवल के लिए ये चीजें हमें चाहिए। स्लोपिंग डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट फॉर द रीजन एक्सप्लेन इन प्रीवियस सेक्शन। वो प्रीवियस सेक्शन में हमने पढ़ लिया था कि डिमांड एक्सपेंशन कैसे होगी, कॉन्ट्रैक्शन कैसे होगी। तो अब हम लोग यहाँ पे ये चीज देखेंगे कि नॉर्मल गुड्स की डिमांड तो डेफिनेटली अगर प्राइस बढ़ती भी है तब भी वो इंक्रीज होगी। उसकी रीजन ये है कि वो तो जरूर हमने खरीदनी है। उसके बाद कंडीशंस ऑफ डिमांड क्या है? ठीक है, कंडीशंस ऑफ डिमांड, डिमांड की कंडीशन। अब याद रखना है कि जो डिमांड और प्राइस का रिलेशनशिप है दैट इज अदर थिंग, और वो लॉ ऑफ डिमांड है। लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है? जिसके अंदर अदर फैक्टर रिमेन्स कांस्टेंट होते हैं, ठीक है, बाकी फैक्टर रिमेन्स कांस्टेंट होंगे तो प्राइस बढ़ती है, और प्राइस बढ़ती है तो डिमांड कम होती है, और प्राइस कम होती है तो डिमांड ज्यादा। अब कंडीशंस आ गई हैं, कंडीशन ऑफ डिमांड। अब अदर फैक्टर जो होंगे वो क्या होंगे? वो अदर फैक्टर जो होंगे वो, अब जो कंडीशंस हैं वो चेंज होंगी तो डिमांड कर्व क्या होगा? डेफिनेटली कंडीशंस चेंज होती है तो डिमांड कर्व की शेप भी चेंज हो जाएगी। इंडिविजुअल एंड मार्केट डिमांड कंसीडर एक्सक्लूसिवली द इन्फ्लुएंस ऑफ द प्राइस ऑन क्वांटिटी डिमांडेड एज्यूमिंग अदर फैक्टर डिमांड्स कांस्टेंट। वो हमने पहले बात कर ली थी, ये पहले हमने पढ़ लिया था। द फैक्टर टर्म कंडीशन ऑफ डिमांड, ऊपर हमने कहा था ना जो फैक्टर्स कांस्टेंट होते हैं वो कंडीशंस थी। कंडीशंस हमने कहा था कि कांस्टेंट होंगी तो तब बात होगी। अब कंडीशन चेंज होने लगी हैं। एनी कंडीशन इन वन और मोर ऑफ द एनी चेंज इन द वन और मोर कंडीशन ऑफ डिमांड विल क्रिएट शिफ्ट डिमांड कर्व। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बात की कि अगर कंडीशन चेंज होंगी तो ऑब्वियसली डिमांड कर्व शिफ्ट होगा, डिमांड चेंज होगी। जैसे हम मैंने एग्जांपल भी दी थी कि कोविड आया था, कोविड 19 की वजह से क्या हुआ था कि मास्क की प्राइस बढ़ने की वजह से, प्राइस इंक्रीज होने की वजह से डिमांड लो नहीं हुई थी। उसकी वजह क्या थी? कंडीशन चेंज हो गई थी, ठीक है। वो कंडीशन, अदर फैक्टर जो रिमेन कांस्टेंट है, उसके अंदर कोविड आ गया था। तो अब हम लोगों ने ये देखना है कि शिफ्ट इन डिमांड, डिमांड कर्व शिफ्ट कब होगा, और डिमांड कर्व के अंदर शिफ्ट कैसे आता है। अब दो तरह से शिफ्ट आता है, पेपर के अंदर ये ग्राफ भी आपसे पूछा जा सकता है। एक तो शिफ्ट है आउटवर्ड शिफ्ट, एक है इनवर्ड शिफ्ट। अगर तो आउटवर्ड शिफ्ट है तो इसका मतलब यह है कि आउटवर्ड शिफ्ट होने का मतलब क्या होगा? आउटवर्ड होगा तो इसका मतलब आप यहाँ पे देखो, इस ग्राफ को समझो। इस ग्राफ को आपने कैसे समझना है? आपने क्वांटिटी डिमांड की तरफ देखना है। क्वांटिटी डिमांड इस तरफ क्या हो रही है? इस ग्राफ को अगर हम लोग यहाँ से
ऊपर डिजिट्स रख के देखें, लेट से यहाँ पे 2 4 6 8 10 12, ये यूनिट्स हैं, ये डिमांड है, क्वांटिटी है, और इधर प्राइस आपकी क्या है, प्राइस आपकी है, प्राइस भी कर लेते हैं 2 4 6 8 10 12 अप टू सो। अब आप देखो कि डिमांड कंडीशन चेंज हुई तो तब भी आपकी, अगर आउटवर्ड होता है डिमांड कर्व आता है, तो डिमांड इसका मतलब है आउटवर्ड के अंदर बढ़ रही है, क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज हो रही है, और इनवर्ड होगी तो डेफिनेटली क्वांटिटी डिमांड डिक्रीज होगी। उसकी रीजन क्या है कि उसकी कोई कंडीशन हिल गई होगी, कंडीशन कोई इफेक्ट कर गई होगी तब, क्योंकि उसने क्या लिखा है, इफ द शिफ्ट डिमांड कर्व आउटवर्ड, अगर बाहर की तरफ आउटवर्ड होता है तो टू द राइट, यहाँ से राइट साइड पे, सच एज शिफ्ट इज कॉल्ड इंक्रीज इन डिमांड। वो कोई भी कंडीशन हो सकती है, हो सकता है कि उस चीज का, बहुत सारे फैक्टर होते हैं, अभी हम देखेंगे, हो सकता है कि फैशन उस चीज का बहुत ज्यादा आ गया तब लोग ज्यादा खरीदना शुरू हो गए, बेशक प्राइस ज्यादा है तब भी वो चीज फैशन में, जो चीज फैशन में होती है उसके लिए सब लोगों की विश होती है कि वो ले। हो सकता है कि लोगों की इनकम बढ़ गई है, अब लोग सारे अफोर्ड कर सकते हैं, तब भी डिमांड में शिफ्ट आ जाए, बहुत सारे फैक्टर्स होंगे, हम देखेंगे। वो कह रहा है कि आपने क्या करना है, इस चीज को डिफरेंट रखना है, इस चीज को देखना है, फर्क करना है, सच एज इंक्रीजेज एंड डिक्रीजेज इन डिमांड रिजल्ट डिमांड कर्व एज फ्रॉम एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड दैट रिजल्ट द प्राइस चेंज लीडिंग टू मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व। वहां पे तो हम लोग यही देख रहे थे कि प्राइस की वजह से सिर्फ इफेक्ट आता है, यहाँ पे प्राइस और कंडीशन दोनों का चेंज, कंडीशन चेंज होने से भी फर्क पड़ेगा। अब ये मेन जो कंडीशन है वो किस वजह से इफेक्ट होती है, हो सकता है इनकम इंक्रीज हो गई हो, तब शिफ्ट इन डिमांड आ गया हो, मतलब आउटवर्ड शिफ्ट आ गया हो। अगर तो आपकी डिमांड बढ़ती है तो इनकम ज़्यादा बड़ी होगी, अगर इनकम कम होती है तो हो सकता है इनवर्ड हो गया हो शिफ्ट, ठीक है, इनवर्ड हो गया हो, यानी कि डिमांड कम हो रही हो। इनकम इफेक्ट आता है ना, लोअर डायरेक्ट टैक्सेस, अगर डायरेक्ट टैक्सेस कम हो गए हैं, जो गवर्नमेंट टैक्स लगाती है आपके इनकम के ऊपर, जैसे आपने MA 1 में पढ़ा होगा, पेई टैक्स। पेई टैक्स क्या होता है, पे एज यू अर्न, जैसे ही आप अर्न करते हो तो उसके ऊपर आपका टैक्स लगता है। वो गवर्नमेंट ने रेट कम कर दिया, पहले लेट सपोज 30% रेट था, अब वो 10% हो गया, तो तब भी आपको अपनी इनकम ज्यादा लगेगी, क्योंकि आप बच पैसे आपके ज्यादा बच रहे हैं। तो फिर आपकी डिमांड जो है वो लग्जरीज की तरफ चली जाएगी, नॉर्मल गुड्स से आप लग्जरीज की तरफ, क्योंकि आपके पैसे ज्यादा बच रहे हैं, अब आप गाड़ियां लोगे और चीजें लोगे। तो वो ये चीज कहता है कि अगर इस तरह की टैक्सेस लोअर होते हैं तो डिस्पोजल इनकम बंदे को ज्यादा लग रही होती है। दिस माइट कॉज लेस फॉर नेसेसिटीज, बेसिक चीजों की जरूरत फिर तब कम हो जाती है, उनकी डिमांड हो सकता है कम हो जाए, लेकिन लग्जरीज की बढ़ जाए। उसकी वजह क्या है, अब लोग अमीर हो गए हैं। अगर कोई फॉर एग्जांपल, अगर कोई बहुत ज्यादा इनकम अर्न करने वाला है तो उसको क्या जरूरत है, डेली नॉर्मल चीजें खाने की, वो तो जाहिर है डेली बाहर से अच्छी चीजें खाएगा। ओवर टाइम इम्प्रूवमेंट इन द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ जाता है, डेली आपको बाहर से चीजें खाने का दिल करता है, या बाहर से आप खाते हो, बाहर से आप खाते हो, तो वो इसकी रीजन ये होती है कि आपकी इनकम बढ़ती नहीं है, टैक्स लो हो जाते हैं तो आपको ज्यादा लग रही होती है। अब वो कह रहा है कि दी देर आर ऑल्सो इंफीरियर गुड्स, इंफीरियर गुड्स कौन सी होती हैं, इन दीज केस अ राइज इन द इनकम लीड्स टू लोअर डिमांड फॉर द प्रोडक्ट कंज्यूमर नाउ बीइंग रिचर सब्स्टिट्यूट। अब इंफीरियर गुड्स वो होती हैं, वो वाली चीजें जब किसी की इनकम बढ़ने से जिन प्रोडक्ट की डिमांड कम हो जाए, ड्यू टू इंक्रीज इन इनकम, जिन प्रोडक्ट की, जिन गुड्स की डिमांड लो हो जाए, ठीक है, डिमांड लो हो, तो वो वाली गुड्स जिनकी डिमांड इनकम बढ़ने से कम हो जाती है, जैसे फॉर एग्जांपल जो लोग अमीर हो जाते हैं, अमीर होते हैं तो फिर वो क्या करते हैं, वो नॉर्मल चीज की जगह अच्छी चीज प्रेफर करते हैं, नॉर्मल ऑयल की जगह हेल्दी ऑयल प्रेफर करते हैं, तो वो चीजें क्या होती हैं, वो इंफीरियर गुड्स में आ जाती हैं, ठीक है, इंफीरियर गुड्स में आ जाती हैं। एन एग्जांपल ऑफ द पब्लिक ट्रांसपोर्ट, अब देखो कोई बंदा अमीर हो जाता है तो
अमीर हो के वो अपनी गाड़ी यूज करना शुरू कर देता है, वो अपनी गाड़ी प्राइवेट कार यूज करना शुरू कर देगा। तो प्राइवेट कार की वजह से पब्लिक ट्रांसपोर्ट की डिमांड लेस हो गई, गिर गई। ये इंफीरियर गुड्स होती हैं, यानी कि किसी के पैसे या किसी की सैलरी बढ़ने से या किसी के अमीर होने से जिन प्रोडक्ट की डिमांड गिर जाती है, वो इंफीरियर गुड्स होती हैं। अच्छा, फिर टेस्ट भी होते हैं। टेस्ट भी इफेक्ट करता है। अब ये भी एक कंडीशन है। हम पढ़ क्या रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं कंडीशंस। वो कंडीशंस जिसकी वजह से डिमांड इफेक्ट होती है प्राइस को छोड़ के। अब टेस्ट का क्या होता है, अब आप देखो, कुछ लोगों को केएफसी बहुत ज्यादा पसंद होता है, वट एवर केएफसी की प्राइस बढ़ती भी जा रही हो, बट वो जिनको आदत होती है, जिनको आदत का इफेक्ट, हैबिट का इफेक्ट भी हम पढ़ेंगे आगे चल के। टेस्ट, आप उस टेस्ट से क्या करते हो, आप उस टेस्ट के साथ आदी हो जाते हो, ठीक है। तो टेस्ट भी आपको इफेक्ट करता है, उस डिमांड। अब कुछ रेस्टोरेंट्स होते हैं, आप चाहे उससे कितना भी अच्छा कहीं पे और खाना मिल रहा हो, बट आपको उस रेस्टोरेंट की आदत होती है, उसका टेस्ट आपको पसंद होता है, तो आप वहां पे जाते हो। तो ऑब्वियसली टेस्ट भी डिमांड को इफेक्ट करता है। तो ये भी एक कंडीशन है जो कि डिमांड कर्व को आउटवर्ड भी शिफ्ट कर सकती है, आउटवर्ड भी और इनवर्ड भी शिफ्ट कर सकती है। पर्टिकुलर फैशन चेंज होता है तो तब भी डिमांड का कर्व आगे जा सकता है। लेट से कोई चीज न्यू फैशन में आती है तो वो ज्यादा लोग बाय करना शुरू हो जाते हैं, तो अप आउटवर्ड हो जाता है कर्व। लेकिन अगर वो डिमांड, वो चीज फैशन से आउट होना शुरू हो जाती है, थोड़ा पुराना फैशन हो जाता है, तो उसकी डिमांड आहिस्ता आहिस्ता इनवर्ड होना शुरू हो जाती है। तो ये कंडीशंस हैं जिनकी वजह से डिमांड इफेक्ट होती है। For example, concern about health have increased the demand brown bread and vegetable oil expense of white bread and animal fats. अब देखो कि जो लोग, जिन लोगों को हेल्थ का इशू होता है, अगर हेल्थ का इशू है तो आप हेल्थ के लिए कंसर्न हो, तो आप क्या करोगे, आप ब्राउन ब्रेड को यूज करोगे, क्योंकि व्हाइट ब्रेड फैट क्रिएट करती है, व्हाइट ब्रेड अच्छी नहीं होती, उसमें शुगर होती है। एनिमल फैट आपके अंदर कोलेस्ट्रोल पैदा करता है, बीमारियां पैदा करता है। तो लोग क्या करते हैं कि वेजिटेबल ऑयल और ओरिजिनल चीजों पे चले जाते हैं। तो उसकी वजह से इन प्रोडक्ट्स की डिमांड इफेक्ट होती है, इन प्रोडक्ट की डिमांड का कर्व जो होता है वो इनवर्ड चला जाता है। और जो वेजिटेबल और ब्राउन ब्रेड्स है ना, इनका कर्व आउटवर्ड चला जाता है उन लोगों के लिए जो हेल्थ कंसर्न है। Taste of course can be manipulated by advertising and produced to try create market। आप देखो टेस्ट को ना आप इस तरह भी क्रिएट कर सकते हो एडवर्टीज करके। आप बहुत सारे रेस्टोरेंट हैं, वो एडवर्टीजमेंट इतनी अच्छी करते हैं, जैसे कोई पिज्जा की एडवर्टीजमेंट इतनी अच्छी करेगा कि वो बंदे के अंदर एक विश क्रिएट करता है कि हम लोग ये चीज बाय करें। तो उससे भी आप क्रिएट कर सकते हो। तो ये बेसिकली वो ये चीज बता रहा है कि कैसे कैसे डिमांड के ऊपर इफेक्ट होता है। एग्जांपल्स वो दे रहा है, एयर कंडीशनर कंडीशनिंग होती है, और एस Ansters survived perfectly well without some goods are in seasonal demand। अच्छा, टेस्ट के अकॉर्डिंग ना, टेस्ट के अगेंस्ट हम लोग टेस्ट के अलावा भी देखते हैं कि सीजनल डिमांड भी होती है, कुछ चीजें सीजन में भी होती हैं। जैसे आप लोग देखो कि गर्मियों में क्या होता है, गर्मियों में ये जो ड्रिंक्स होते हैं उनकी डिमांड बढ़ जाती है, क्योंकि गर्मी ज्यादा होती है तो ड्रिंक्स की डिमांड ज्यादा बढ़ जाती है। अगर आप देखो समर, सॉरी विंटर को ले लो, सर्दियों में क्या होता है, सर्दियों में टी, कॉफी, इन चीजों की डिमांड बढ़ जाती है। तो सीजनल डिमांड भी होती है। गर्मियों में आइसक्रीम की डिमांड बढ़ जाती है, सर्दियों में सूप की डिमांड बढ़ जाती है। तो डिपेंड करता है डिमांड, इससे भी, ये भी कंडीशंस हैं, ये भी डिमांड को अफेक्ट करती हैं। प्राइस ऑफ अदर गुड, अच्छा ये तो सब्स्टिट्यूट इफेक्ट ही वो बता रहा है, प्राइस ऑफ अदर गुड ये सब्स्टिट्यूट इफेक्ट ही बता रहा है। सब्स्टिट्यूट इफेक्ट का हमने क्या पढ़ा था, कि एक गुड की प्राइस से दूसरे गुड की डिमांड पे इफेक्ट हो रहा हो, बट यहाँ पे कुछ वो गुड अनरिलेटेड भी बता रहा है। गुड्स में भी अनरिलेटेड आर दे मे बी कम्प्लीमेंट। अनरिलेटेड गुड्स कौन सी होती हैं, जिसका एक चीज का दूसरे से कोई ताल्लुक ना हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं ये कहूँ, टी एंड कार, टी एंड कार का आपस में कोई रिलेशन है, अनरिलेटेड गुड है। कंप्लीमेंट गुड्स वो होती हैं जो एक प्रोडक्ट दूसरे के बगैर इनकम्प्लीट है, ठीक है। कंप्लीमेंट गुड कौन सी होती है, जो एक दूसरे के बगैर इनकम्प्लीट है। कैसे, जैसे बैट एंड बॉल। अगर आपके पास बैट है तो बॉल आपको लेनी पड़ेगी। जैसे कार एंड टायर्स, ठीक है, गाड़ी और
टायर्स। ये एक चीज दूसरे के बगैर इनकम्प्लीट है। अगर एक की प्राइस बढ़ती है ना, लेट्स से कार की प्राइस बढ़ी, तो टायर इंडस्ट्री वैसे ही इफेक्ट हो जाएगी, उसकी डिमांड वैसे ही लो हो जाएगी। तो ये भी कंडीशंस हैं। इस तरह से भी कंडीशन इफेक्ट करती हैं कि अगर गाड़ी की प्राइस इंक्रीज हुई है तो टायर की डिमांड ऑटोमेटिकली लो हो जाएगी। उसकी वजह यह है कि गाड़ी की प्राइस, कार, लोग कारें खरीद नहीं रहे, तो टायर की प्राइस बढ़ा के हमने क्या करना है, डिमांड लो हो जाएगी। तो इस तरह एक इंडस्ट्री दूसरे इंडस्ट्री रिलेट जो कॉम्प्लीमेंट्स होती हैं वो भी इफेक्ट करती हैं, सब्स्टिट्यूट भी इफेक्ट कर रही होती हैं। द फॉर्मर हैव नो इफेक्ट बट लेटर टू आर सिग्निफिकेंट। वो पहला कह रहा है कि इसका अनरिलेटेड का तो कोई इफेक्ट नहीं होता, बट जो बाद में ये दोनों चीजें, इनका बहुत इफेक्ट होता है। इफ गुड्स आर जॉइंट डिमांड कॉम्प्लीमेंट सच एज कार एंड टायर, मैंने पहले एग्जांपल दी, जॉइंट डिमांड चेंज इन द प्राइस ऑफ वन विल इफेक्ट अदर ऑल्सो। एक की प्राइस का इफेक्ट मैंने बताया कि दूसरे की डिमांड पे होगा। देयर फोर इफ द प्राइस ऑफ कार फॉल, डिमांड फॉर देम विल राइज। अगर गाड़ियों की कीमत गिर जाती है तो टायर की डिमांड ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी, क्योंकि लोग गाड़ियां लेंगे तो टायर तो जरूरी है, टायर तो चाहिए होंगे। इसी तरह सब्स्टिट्यूट भी हैं, जैसे स्ट्रीट चॉकलेट एंड रोजेस चॉकलेट। एक अगर एक की प्राइस बढ़ती है तो लोग दूसरी खरीदना शुरू कर देंगे। उसकी रीजन क्या है कि एक महंगी हो गई है तो उसकी जगह कोई और हम ले लेते हैं, वो भी इफेक्ट करती है। अच्छा, ये सारी चीजें हम क्या पढ़ रहे हैं, अपने माइंड में कॉन्सेप्ट बिठाने के लिए याद रखना, ये हम कंडीशंस पढ़ रहे हैं कि इन कंडीशंस की वजह से भी डिमांड इफेक्ट होती है, क्योंकि हम मार्केट डिमांड पढ़ रहे हैं। देन पॉपुलेशन, पॉपुलेशन भी डिमांड को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकती है। अगर आप लोग देखो कि जो सिटीज होते हैं उनके अंदर ज्यादा, उनके करीब ज्यादा पॉपुलेशन होती है, वहां पे डिमांड भी ज्यादा होती है। जो विलेजेस होते हैं वहां पे इतनी ज्यादा डिमांड नहीं भी होती। तो ये चीजें पॉपुलेशन भी इफेक्ट करती है। जिस कंट्री के अंदर अब पॉपुलेशन ज्यादा है, इंक्रीज इन द पॉपुलेशन क्रिएट लार्जर मार्केट। मैंने पहले बताया कि जो शहर होते हैं या जो बड़े सिटीज होते हैं उनके अंदर लोग ज्यादा होते हैं, तो डिमांड कर्व आपका आउटवर्ड शिफ्ट होगा। वो एग्जांपल इस तरह भी आपसे पूछ सकता है कि अगर पॉपुलेशन है तो डिमांड कर्व हो सकती है, आप अगर पॉपुलेशन कम है तो इनवर्ड भी हो सकता है। चेंज इन द पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन विल आल्सो अफेक्ट डिमांड पैटर्न इफ द proportion of old people relative to young people increase। अगर आप उस जगह पे हो जहाँ पे ज्यादातर ओल्ड एज लोग हैं, तो वहां पे ये जो आफ्टर रिटायरमेंट इंस्टीट्यूशंस या आफ्टर रिटायरमेंट जॉब्स होती हैं, वो उनकी डिमांड ज्यादा इंक्रीज होगी। इंक्रीज इन द डिमांड प्रोडक्ट सच एज, और जो अगर ओल्ड एज है तो वहां पे व्हील चेयर की डिमांड ज्यादा होगी, केयर होम्स की डिमांड ज्यादा होगी कंपेयर टू डिमांड फॉर कॉस्ट एंड सॉरी कॉट्स एंड नैपीज। बच्चे नहीं है तो उनके लिए चीजों की डिमांड तो नहीं होगी ना, बड़े बूढ़े तो उन चीजों की डिमांड ज्यादा होगी। तो बेसिकली बात करने का मकसद यह है कि पॉपुलेशन भी इफेक्ट करती है डिमांड को। In the analysis of how demand and supply model work, the distinction between increase and decrease demand, expansion and contraction in demand are very important। अब आपने ये चीज याद रखनी है, प्राइस चेंज अकर और कंडीशन, प्राइस और कंडीशन, इसका ताल्लुक आपने ये याद रखना है एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन के साथ कैसे होगा, प्राइस से रिलेटेड और कंडीशन से रिलेटेड। प्राइस चेंज अकर तो मूवमेंट जो होगी वो डिमांड कर्व की विल बी ईदर एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन। अगर कंडीशन चेंज होगी तो आउटवर्ड या इनवर्ड होगा, डिमांड का कार्य, डिमांड इंक्रीज या डिक्रीज होगी। अब मतलब नोट्स आपने कैसे बनाने हैं, ठीक है, नोट्स आपने कैसे बनाने हैं। इफ यू आर लुकिंग फॉर प्राइस चेंज, अगर आप प्राइस चेंज देख रहे हो तो डिमांड में क्या इम्पैक्ट आएगा, डिमांड में इम्पैक्ट आएगा एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन। ये प्राइस का ताल्लुक होगा एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन के साथ। अगर आपकी कंडीशन चेंज हो रही है, कंडीशन, अगर आप कंडीशन चेंज देख रहे हो तो इसका इफेक्ट क्या आएगा, डिमांड आउटवर्ड और इनवर्ड, आउटवर्ड और इनवर्ड होगी, ठीक है, यानी कि इंक्रीज या डिक्रीज होगी। ये रिलेशनशिप आपने याद रखना है, इस तरह पेपर में वो सवाल पूछ भी सकता है ताकि आपको कॉन्सेप्ट समझ हो। ओके, टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग वन के अंदर कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग वुड नॉट लीड टू शिफ्ट इन द डिमांड कर्व
फॉर ओवरसीज हॉलीडेज, ओवरसीज हॉलीडेज बाहर की हॉलीडेज, उसके ऊपर शिफ्ट इन डिमांड में क्या इफेक्ट नहीं करेगा। एडवर्टीजमेंट कंबाइन बाय हॉलीडे एंड टूर ऑपरेशन, ज़ाहिर एडवर्टीजमेंट जो होती हैं वो तो इफेक्ट करती हैं ना हॉलीडे, जो ओवरसीज हॉलीडेज की बात हम कर रहे हैं, आउट ऑफ द कंट्री बात कर रहे हैं हॉलीडेज की जाने के लिए, तो कंपेन्स जो होती हैं वो तो इफेक्ट करती हैं ना। अगर कोई सस्ते में ऑफर कर रहा है तो ज़ाहिर डिमांड उसकी बढ़ेगी। हम लोग शिफ्ट देखेंगे तो शिफ्ट का ताल्लुक क्या है, कंडीशन से। तो ये तो एडवर्टीजमेंट कंपेन कंडीशन है। फॉल इन द डिस्पोजल इनकम ऑफ कंज्यूमर, डिस्पोजल इनकम भी कंडीशन है, ये भी कंडीशन है। राइज इन द प्राइस ऑफ डोमेस्टिक हॉलीडेज, यहाँ पे उसने क्या बात कर दी है, प्राइस की। हमने ऊपर क्या बात किया था, शिफ्ट का ताल्लुक, अभी मैंने ऊपर नोट्स में क्या बनवाया, शिफ्ट का ताल्लुक किससे होगा, कंडीशन से, प्राइस से नहीं होगा। तो राइज इन द प्राइस इन डोमेस्टिक हॉलीडेज ये इफेक्ट नहीं करेगा। राइज इन द एक्सचेंज रेट, एक्सचेंज रेट की बात है तो ये भी कंडीशन है, ये भी कंडीशन है। प्राइस की बात कर रहा है तो प्राइस का तो शिफ्ट के साथ कोई ताल्लुक नहीं होता ना, प्राइस से तो प्राइस का ग्राफ किस तरह बनेगा, या तो डिमांड बढ़ेगी या डिमांड कम होगी। लेकिन शिफ्ट का कर्व कैसे बनेगा, शिफ्ट का कर्व कंडीशन की वजह से बनेगा, या आउटवर्ड या इनवर्ड। तो बेसिकली प्राइस का इसमें कोई रिलेशनशिप नहीं होगा। अच्छा, देन हम आ जाते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इलास्टिसिटी किस चीज को कहते हैं, इलास्टिसिटी किस चीज को बोलेंगे। इलास्टिसिटी बेसिकली हम देखते हैं कि वेरिएबल का रिस्पॉन्स, इलास्टिसिटी का मतलब है कि हम रिएक्शन देखते हैं। रिएक्शन किस चीज का, एक वेरिएबल के चेंज होने से। अगर एक डिपेंडेंट वेरिएबल चेंज होता है तो इंडिपेंडेंट उसके अगेंस्ट क्या रिएक्ट करेगा, या इंडिपेंडेंट वेरिएबल चेंज होगा इंडिपेंडेंट, यानी कि जिसका कोई इम्पैक्ट नहीं है, या जो 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 डिपेंड नहीं कर रहा वो चेंज होगा तो डिपेंडेंट उसके अगेंस्ट क्या रिएक्ट करेगा। इस बात की समझ आपको ऐसे आएगी, इस तरह नहीं समझ आएगी। देखो, प्राइस पे डिमांड डिपेंड करती है, डिमांड प्राइस पे डिपेंडेंट है, डिपेंडेंट है यानी कि ये प्राइस इंडिपेंडेंट है और डिमांड डिपेंडेंट है। अगर प्राइस चेंज होती है, इसके चेंज होने से डिमांड का क्या रिएक्ट होगा, दैट इज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इलास्टिसिटी क्या होगी, किसी इंडिपेंडेंट वेरिएबल के चेंज होने से दूसरा वेरिएबल जो उसी पे डिपेंड करता है वो क्या रिएक्ट करेगा। जैसे ए है और बी है, ए बी पे डिपेंड करता है लेकिन बी ए पे डिपेंड नहीं करता, ये डिपेंड करता है और ये इंडिपेंडेंट है। अगर ये चेंज होता है तो इसका क्या रिएक्ट होगा, दैट इज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, एक सेकेंड। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब हमने इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को किसके साथ देखना है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमने किसकी मेजर करनी है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, प्राइस का, प्राइस एंड डिमांड का रिलेशनशिप, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अभी मैंने बताया जैसे प्राइस अगर इंडिपेंडेंट हो और डिमांड डिपेंडेंट हो तो क्या इफेक्ट आएगा। The concept explain the relationship between changes in the quantity demanded and price change. ज़रा price change होगी तो quantity demand पे क्या इफेक्ट आएगा, that is price elasticity of demand. प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड एक्सप्लेन रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ डिमांड चेंज इन द प्राइस। मैंने पहले आपको ये बताया कि रिएक्शन क्या होगा, यानी कि वो कैसे रिएक्ट करेगी डिमांड अगर प्राइस चेंज होती है।
कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, यानी कि इसको मैयर आप कैसे करेंगे, मैयर करने के लिए क्या फॉर्मूला आपके पास है, परसेंटेज चेंज। यहाँ पे आपने परसेंटेज चेंज यूज करना है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन द प्राइस। प्राइस के चेंज होने से डिमांड पे क्या इफेक्ट आता है, डिमांड इज बेसिकली डिपेंडेंट एंड प्राइस इज इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट वेरिएबल को आप डिनोमिनेटर में रखेंगे और परसेंट जो क्वांटिटी डिमांड है वो न्यूमिनेटर में आएगा, तो आप इसको फाइंड आउट करेंगे। अब आपके पास कुछ फिगर्स होंगे, कुछ अमाउंट होंगी, उसको आप यहाँ पे प्राइस और डिमांड को रखोगे तो कुछ आंसर आएगा इसका। ठीक है, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो कुछ आपके पास आंसर आएगा। उस आंसर का मतलब क्या होगा उसको एक्सप्लेन हम यहाँ पे करेंगे, आंसर किस तरह से करेंगे। It is critical the percentage of proportional changes are used rather than absolute one। मतलब absolute one लेने से, absolute one मतलब मुश्किल होता है ये कि आप पर से प्रोमो ये proportional changes लेते हो कि कितना proportion है। ठीक है, we need to percentage, हम परसेंटेज ले लेते हैं, ज्यादा बेहतर रहता है, परसेंटेज एक्सप्लेन करने में भी इजी होता है। अब परसेंटेज चेंज तीन तरह से हो सकती है, परसेंटेज चेंज। लेट से ये जो हम डिवीजन करेंगे, इधर हमारे पास कुछ अमाउंट होगी, इधर हमारे पास कुछ अमाउंट होगी, इसको डिवाइड करने से कुछ आंसर आएगा। आंसर तीन तरह से आ सकता है, ग्रेटर देन वन, लेस देन वन, इक्वल टू वन। ठीक है, ग्रेटर देन वन, लेस देन वन, इक्वल टू वन। अब आपने इन कॉन्सेप्ट्स को समझना है क्योंकि एग्जामिनर आपसे ये चीजें पेपर में पूछ सकता है। रिलेटिवली इन इलास्टिक, अगर लेस देन वन है ना, इसका मतलब यह है कि रिलेटिवली इन इलास्टिक है, इतना इम्पैक्ट नहीं है। ग्रेटर देन वन है तो रिलेटिवली इलास्टिक, यानी कि इम्पैक्ट आता है, एक की प्राइस चेंज होने से दूसरे पे इम्पैक्ट आता है। और यूनिट इलास्टिसिटी यानी कि इक्वल टू वन है, उसको आप इग्नोर करें, यानी कि इग्नोर आपने करना है, इक्वल टू वन आता है आंसर। तो लेट से लेस देन वन आता है, ग्रेटर, यानी कि आंसर आएगा या तो 1.5, 2.5, 1.08 या वट एवर, ये ग्रेटर देन वन हो जाएगा। लेस देन वन 0.2 आ गया, 0.5 आ गया, इस तरह से आ गया तो आपका लेस देन वन होगा। तो आपने उस आंसर को एक्सप्लेन करना होगा। अब देखो, टी और सॉल्ट का कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है, एक चीज की कीमत बढ़ती है तो दूसरे का कोई इम्पैक्ट नहीं है, मतलब दूसरे की डिमांड पे क्या इफेक्ट होता है। पत्ती की प्राइस बढ़ती है तो नमक पे क्या इफेक्ट होता है, कुछ भी इफेक्ट इतना नहीं होता। इलास्टिक, थिएटर टिकट, एयर ट्रैवल। थिएटर टिकट या एयर ट्रैवल, अगर किसी को घूमने फिरने का शौक है और मूवीज वगैरह देखने का शौक है तो या तो वो मूवीज देखने जाएगा या वो एयर ट्रैवल करेगा। जिस एक की प्राइस चेंज होने से दूसरे की डिमांड पे ऑटोमेटिकली फर्क आएगा, तो दैट इज रिलेटिवली इलास्टिक, वो हमने इफेक्ट देखना है। अच्छा, अब जैसे यहाँ पे ना उसने एक क्वेश्चन सॉल्व करके भी दिया हुआ है। सपोज we are currently selling a product that a price of $20 with a resulting demand 500,000 unit per annum. A market manager has supposed to drop the price 19 and claim the demand will 550। आपको इधर पहले जाने की जरूरत ही नहीं है, सीधा सीधा यहाँ पे ही आपके लिए आंसर दिया हुआ है। जब किसी चीज की प्राइस, रेट जो था वो $20 था, ठीक है, प्राइस कितनी थी, $20, डिमांड कितनी थी, 500। डिमांड कितनी थी, 500। जब उसने रेट कम किया, डॉलर कम किया, यानी कि प्राइस कम की, तो डिमांड ऑटोमेटिकली 550 हो गई। इसका मतलब क्या होना चाहिए, आंसर इसका हमें कैलकुलेट करने से पहले ही पता होना चाहिए कि क्या आना चाहिए, ग्रेटर देन वन। ग्रेटर देन वन, क्योंकि रिलेटिवली इलास्टिक है। उसकी वजह यह है कि प्राइस गिरने से डिमांड पे इफेक्ट पड़ा है। अगर इफेक्ट पड़ता है दैट मींस रिलेटिवली इलास्टिक, इम्पैक्ट आता है। तो कैलकुलेट पीईडी, उसने परसेंटेज चेंज कैलकुलेट किया, -5% प्राइस इन चेंज। प्राइस के अंदर आप देखोगे कि इफेक्ट कितना आ रहा है, 550 -500 डिवाइडेड बाय 550।
प्राइस चेंज का इम्पैक्ट देख लोगे, इसी तरह डिमांड चेंज का भी इफेक्ट आप देख लोगे। सॉरी, डिमांड, ये डिमांड डिमांड का चेंज है, इसी तरह आप 20 - 19 डिवाइडेड बाय 20 आप करोगे तो आपको पता चल जाएगा परसेंटेज चेंज कितनी आ रही है। इन दोनों के आंसर्स को आप डिवाइड कर लोगे तो प्राइस चेंज का आपका आ रहा है -5% और इसका आ रहा है +10%। 10 को उसने पी डी, ऊपर हमने क्या पढ़ा था कि डिमांड डिवाइडेड बाय प्राइस करते हैं। 10 डिवाइडेड बाय 5 करेंगे तो आंसर आया 2, >1। आंसर 2 आने से पहले ही हमें इधर ही क्वेश्चन में ही हिंट मिल गया था, पहले ही पता चल गया था। तो अगर क्वेश्चन में ही समझ आ जाती है तो नीचे आंसर में तो हम खुद ढूंढ लेंगे >1 है। मतलब अगर वो इस तरह का कोई सिनेरियो देता है कि प्राइस चेंज होने से डिमांड, अगर लेट से प्राइस आपकी हुई है $18 और डिमांड उतनी ही है 500, कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, तो आंसर शुड बी <<1 या =1, यानी कि कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। तो इस तरह से आपने खुद ही क्वेश्चन के अंदर ही आंसर ढूंढना है। अब ये सेम इसी तरह की इलिस्ट्रेशन है, वो आपने देख लेनी है। द लिंक बिटवीन पीईडी एंड टोटल रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू के साथ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का क्या ताल्लुक है, रिलेशनशिप है, ऑब्वियसली है। उसकी वजह यह है कि प्राइस बढ़ने से डिमांड पे इफेक्ट पड़ता है। अभी ऊपर हमने क्या किया, हमने 20 से 19 प्राइस की तो हमारी डिमांड बढ़ गई ना। 500 लोग पहले ले रहे थे और अब 550 ले रहे हैं, तो रेवेन्यू इफेक्ट होता है। अब 50 बंदे ज्यादा ले रहे हैं, नो डाउट $1 हमारा कम हो गया टोटल रेवेन्यू में से, तो इफेक्ट आता है ना। तो इस इफेक्ट को हम क्या कैसे देखेंगे, इफ टोटल रेवेन्यू इंक्रीजेस फॉलोइंग अ प्राइस कट, डिमांड प्राइस इज इलास्टिक। अगर टोटल रेवेन्यू आपका बड़ा है, यानी कि टोटल रेवेन्यू पहले आपका था $1000 और अब आपका हुआ है $2000 बिकॉज ऑफ प्राइस कट, प्राइस थोड़ी सी गिराने से अब आपका बढ़ा है, तो इसका मतलब डिमांड इलास्टिक है। इलास्टिक मीन इफेक्ट करती है, प्राइस और डिमांड का इफेक्ट है। इफ टोटल रेवेन्यू इंक्रीजेस फॉलोइंग प्राइस राइज, अगर प्राइस बढ़ने से भी रेवेन्यू बढ़ा ही है तो डिमांड इज इनइलास्टिक, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। डिमांड प्राइस इज इनइलास्टिक, यानी कि देखो प्राइस बढ़ी तब भी लोगों ने लिया तो रेवेन्यू बढ़ा ना। प्राइस अगर इंक्रीज हुई तो लोगों ने तब भी चीजें ली, मतलब इस पे प्राइस बढ़ने से डिमांड का कोई फर्क नहीं आ रहा, तो उसको कहेंगे इनइलास्टिक। ठीक है, तो ये इस तरह से हमने इसको देखना होता है। Conversely, if the total revenue fall after a price cut, then the demand is inelastic. इसी का opposite वो कर रहा है, conversely के अंदर इसी का opposite कर रहा है। Factor that influence price elasticity of demand, factor काफी सारे हैं, तो ये हम नेक्स्ट पढ़ेंगे, 4 मिनट में कवर भी नहीं हो सकेंगे। अच्छा, फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस पीईडी। पीईडी क्या है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमने क्या बात की कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या चीज होती है, जहां पे हम बेसिकली प्राइस के चेंज होने से डिमांड का इफेक्ट देखेंगे। यानी कि प्राइस के चेंज होने से डिमांड का क्या रिएक्शन आता है। और सिंपल अगर, ये तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है ना, कि प्राइस चेंज होने से डिमांड का क्या इफेक्ट आता है। अगर सिंपल ई ई डी है, यानी कि सॉरी ई ई है, इलास्टिसिटी है, तो इलास्टिसिटी किसको कहते हैं, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल के चेंज होने से डिपेंडेंट वेरिएबल का रिएक्शन कैसा आएगा। अब ऐसा नहीं होता कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड सिर्फ प्राइस और डिमांड की वजह से ही इफेक्ट होती है, यानी कि प्राइस की वजह से ही इफेक्ट होगी। अदर फैक्टर्स भी होते हैं, जैसे हमने कंडीशंस पढ़ी थी कल, इसी तरह अदर फैक्टर प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को भी इन्फ्लुएंस करते हैं। अब कौन कौन से फैक्टर हैं, वो कैसे इन्फ्लुएंस करेंगे। प्रोपोर्शन ऑफ इनकम स्पेंड ऑन द गुड्स, प्रोपोर्शन यानी कि कितना पार्ट आप स्पेंड करते हो गुड्स के ऊपर, ठीक है। इनकम का कितना पार्ट आप चीजों को खरीदने के लिए स्पेंड करते हो। जाहिर है इनकम किसी की लेट से अगर 1 लाख इनकम है, 100,000 इनकम है, तो उसमें से लोग कुछ सेविंग करते हैं, कुछ चीजों पे लगाते हैं, तो डिफरेंट पोर्शन होते हैं। तो अब वो कितने परसेंट है कि आप अपनी इनकम का पोर्शन लगाते हो।
जहां पे अब वो कह रहा है कि वेयर अ गुड कॉन्स्टिट्यूट अ स्मॉल पोर्शन ऑफ कंज्यूमर इनकम स्पेंड अ प्राइस चेंज विल अनलाइकली टू हैव मच इम्पैक्ट। मतलब जहां पे आप कोई चीज ऐसी है जिसको कभी कभार खरीदते हो, मतलब हमेशा आपकी रूटीन में नहीं है, कभी कभार आप उस चीज को खरीदते हो, तो अगर उसकी प्राइस चेंज होती है तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा होता। ऑब्वियसली थोड़ा बहुत तो पड़ेगा, लेकिन इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा होता। देयर फोर प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड टेंड टू बी लो। ठीक है, अगर किसी ऐसी चीज की प्राइस चेंज होती है जो कि आपकी रूटीन की नहीं है, जो कि आपको डेली बेसिस पे आप यूज नहीं करते, कभी कभार यूज करते, उसका लो इफेक्ट होगा। व्हेन स्पेंडिंग ऑन गुड इज अ स्मॉल प्रोपोर्शन अवेलेबल इनकम, वेयर एज जबकि अगर कोई ऐसी चीज है जिसके ऊपर कंज्यूमर लार्ज प्रोपोर्शन खर्च करते हैं, अपना पैसा खर्च करते हैं उस चीज को लेने के लिए, जैसे डिजाइनर ब्रांड क्लॉथिंग वगैरह है, तो फिर क्या होगा, फिर इलास्टिक होगी, यानी कि इफेक्ट होगा। क्यों? क्योंकि अगर कोई ऐसी चीज है जो आप खरीदते हो और आपको वो पसंद भी है, किसी ब्रांड के साथ आप ज्यादा वो अटैच हो, वो हमेशा आप वही ब्रांड खरीदते हो, तो उसकी प्रोडक्ट की प्राइसेस आपको अफेक्ट करेंगी। ठीक है, तो फिर इलास्टिक होगी, मतलब डिमांड ज़रा कम हो जाएगी, अगर वो महंगी हो रही है तो फिर आपको शायद वो ब्रांड ना लेना पड़े। तो ये क्या है कि इनकम का कितना पोर्शन आप स्पेंड करते हो, अगर किसी चीज पे ज्यादा पोर्शन स्पेंड आप करते हैं तो उसका इफेक्ट आएगा, अगर कम करते हैं तो फिर उसका इफेक्ट नहीं आएगा। उसके बाद दूसरा इफेक्ट है सब्स्टिट्यूट। जैसे हमने पहले बात की थी, सब्स्टिट्यूट क्या होता है? अल्टरनेटिव। ठीक है, जैसे हमने पहले बात की थी कि अल्टरनेटिव, अल्टरनेटिव यानी कि एक चीज की जगह दूसरी चीज, तो दूसरी चीज, अब एक की प्राइस चेंज होगी तो दूसरे की डिमांड इफेक्ट हो रही होती है। देर आर क्लोज एंड अवेलेबल सब्स्टिट्यूट फॉर अ प्रोडक्ट, देन एन इंक्रीज इन इट्स प्राइस इज लाइकली टू कॉज मच ग्रेटर फॉल इन द क्वांटिटी डिमांडेड। ये तो हमें पहले पता है, लॉ ऑफ डिमांड हमने पढ़ा था। प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड ऑब्वियसली कम होगी। ठीक है, अब वो यही चीज कह रहा है कि अगर एक प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ती है तो दूसरे की डिमांड फॉल होती है। जैसे टी और मैंने कॉफी की एग्जांपल दी थी कि टी और कॉफी के अंदर अगर कॉफी एक्सपेंसिव है तो लोग टी की तरफ मूव करेंगे, तो इसका मतलब ये है कि टी सस्ती है तो लोगों की मूवमेंट उस तरफ होगी। जैसे यहाँ पे उसने कहा है कि दस द डिमांड फॉर स्पेसिफिक breakfast breakfast cereal may be fairly elastic because there are many competing brand in the market। जाहिर है इलास्टिक होती है जब ब्रांड बहुत ज्यादा सब्स्टिट्यूट आपके पास हो, आपको एक चीज ए शॉप से नहीं मिल रही, बी शॉप से नहीं मिल रही, सी शॉप पे तो होगी, डिफरेंट कंपेटिटर्स हैं अगर तो इसका मतलब ये है कि सब्स्टिट्यूट का इफेक्ट आता है। आपको इधर से महंगी मिल रही है तो आप वाई नॉट के आप बी से खरीद लो। ये क्या चीज होती है कि सब्स्टिट्यूट का इफेक्ट होता है। इन कंट्रास्ट द डिमांड फॉर अ यूनिक प्रोडक्ट, जो सिमिलर प्रोडक्ट होती हैं उनके लिए तो आपको ये ऑप्शन होती है कि मार्केट में 10 दुकानें, एक दुकान को छोड़ के दूसरी से ले लो, बट जो यूनिक प्रोडक्ट होती है, जैसे उसने कहा है कि टाइम फॉर्म रेस हॉर्स एनुअल फॉर रेसिंग इंथ्यूजियास्टिक विल टेंड टू बी इन इलास्टिक, मतलब उसका कोई इफेक्ट नहीं आ रहा, जैसे वो इन इलास्टिक है, कोई यूनिक प्रोडक्ट है तो वो इन इलास्टिक होगी, उसका डिमांड और उसके लिए सब्स्टिट्यूट का इफेक्ट है ही नहीं ना, वो एक ही चीज है एनुअल रेसिंग के अंदर, तो वो उसका इफेक्ट नहीं होगा। हाँ, अगर सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है तो इलास्टिक होगा, सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं है तो डिमांड इन इलास्टिक होगी। नेसेसिटीज, नेसेसिटीज वो चीजें होती हैं जो डेली लाइफ के लिए जरूरी होती हैं। ठीक है, डेली लाइफ के लिए जरूरी होती हैं, असेंशियल, जैसे शुगर, मिल्क, ब्रेड, यानी कि आटा, चीनी, दालें वगैरह जो होती हैं। अब इनकी डिमांड बेशक प्राइस बढ़े या जो भी हो, इनकी डिमांड इन इलास्टिक रहती है, यानी कि इनकी डिमांड पे प्राइस का कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा होता। ऑब्वियसली महंगी होंगी तो लोगों को इस तरह इफेक्ट जरूर होगा कि बुरा लगेगा, बट यह है कि लोग खरीदेंगे फिर भी जरूर। Conversely, luxury items such as foreign skiing holidays are likely to fairly elastic in demand. It is interesting to note that improvement in living standard push certain commodities such as televisions from the luxury to the necessity categories. अब क्या होता है कि जो लग्जरी आइटम, अब नेसेसिटीज को तो लोग नहीं छोड़ सकते, बट अगर ऐसा होता है कि आपके लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा है, अगर आपका लिविंग स्टैंडर्ड इंप्रूव है, तो फिर आप आहिस्ता आहिस्ता नेसेसिटीज से किधर मूव करना शुरू हो जाते हो? लग्जरीज की तरफ। जो लोग अच्छा अर्न करते हैं, अच्छा कमाते हैं, अच्छा पैसा जिनके पास है, वो तो नेसेसिटीज से आहिस्ता आहिस्ता लग्जरीज की तरफ मूव करना शुरू कर देते हैं। बट
अगर आप नॉर्मल इनकम ले रहे हो, नॉर्मल आपकी जो डिस्पोजेबल इनकम है वो नॉर्मल है, तो फिर आप नेसेसिटीज की डिमांड को ज्यादा प्रेफर करोगे। बट अगर आपकी इनकम अच्छी है तो ऑब्वियसली इन कमोडिटीज की डिमांड बढ़ जाएगी। फिर कुछ हैबिट्स भी होती हैं। हैबिट्स यानी कि आदत भी होती है, जैसे अब स्मोकिंग की जिनको हैबिट होगी, उनके लिए सिगरेट की प्राइस, सिगरेट बॉक्स जो है उसकी प्राइस बढ़े कम हो, वो लेंगे जरूर। हैबिट जो चीज है ना, उसको आप छोड़ नहीं सकते, आप एडिक्टिव हो। तो एडिक्टिव होने की वजह से उन बंदों को स्मोकिंग की प्राइस से, ये जो सॉरी सिगरेट की प्राइस बढ़ने से इफेक्ट नहीं हो रहा होता। लेकिन जो लोग मतलब जो लोग नहीं पीते तो उनको डेफिनेटली, उनको तो उनके लिए कोई इशू नहीं है। when goods are purchased automatically without customer perhaps being fully aware of their price, for example milk or perhaps newspaper, the demand is inelastic। मतलब प्राइस के अवेयर होने के बगैर अगर आप कुछ परचेज करते हो तो फिर तो कोई इशू नहीं है। मतलब बिल आपको पता ही नहीं है कि प्राइस पे क्या इफेक्ट आ रहा है, क्यों नहीं, कितना आ रहा है, क्योंकि आप डेली उसको, आपकी आदत बनी हुई है आपकी, आप लेते हो। जैसे कुछ घरों में न्यूज़पेपर कितना भी महंगा हो जाए, वो हैबिट है कि डेली उनके घर न्यूज़पेपर आता ही आता है, तो वो डिमांड इन इलास्टिक होगी। ऑल्सो अप्लाइज टू द एडिक्टिव प्रोडक्ट सच एज सिगरेट एंड ड्रग। मैंने पहले बताया सिगरेट है, ड्रग्स हैं, जो लोग ये लेते हैं उनके लिए इन इलास्टिक है इफेक्ट। उसकी वजह यह है उनको फर्क नहीं पड़ना, चाहे प्राइस ज्यादा हो कम हो, उन्होंने यूज करना ही करना है। अच्छा, फिर टाइम का इफेक्ट भी आता है। टाइम का इफेक्ट भी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को इफेक्ट करता है। शॉर्ट रन के अंदर लोग क्या करते हैं, कंज्यूमर में एरोगेंट ऑफ पॉसिबल अल्टरनेटिव गुड्स इन मेनी मार्केट्स, सो दे मे कंटिन्यू टू बाय सर्टेन गुड्स व्हेन देयर प्राइस राइज। such inelasticity may be lessened in the long run as consumers acquire greater knowledge of market। अब वो क्या होता है, शॉर्ट टर्म के अंदर कंज्यूमर से शायद एरोगेंट होते हैं, मतलब ये होता है कि डिफरेंट मार्केट्स हैं, शॉर्ट टर्म के अंदर वो ले भी सकते हैं। बट लॉन्ग टर्म के अंदर टाइम ड्यूरेशन का हम इफेक्ट दे रहे हैं। लॉन्ग टर्म के अंदर जब आपको आहिस्ता आहिस्ता सारी मार्केट्स का नॉलेज हो जाता है, आपको पता चल जाता है कि बाकी मार्केट्स में ये चीज कितनी कितनी की है, तो फिर लॉन्ग टर्म मार्केट के अंदर कंज्यूमर फिर अच्छी अवेयरनेस लेके प्रोडक्ट बाय करते हैं। तो इन इलास्टिसिटी होती है कि मतलब टाइम के साथ लॉन्ग टर्म के अंदर आप पता कर लेते हो, आपको नॉलेज नाउ हाउ हो जाती है। डेफिनेशन ऑफ मार्केट। मार्केट क्या चीज होती है, मार्केट वो चीज होती है जहां पे बायर और सेलर्स होते हैं। मार्केट किसको कहेंगे, बायर्स और सेलर को। बट यहाँ पे हम ये कहते हैं कि डेफिनेशन ऑफ मार्केट बी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को इफेक्ट करती है कि मार्केट किस तरह की है, यानी कि मार्केट के अंदर ज्यादा अल्टरनेटिव मौजूद हैं या नहीं। यानी कि मार्केट या तो ऐसी मार्केट है जिसके अंदर कम अल्टरनेटिव है, जैसे वो कह रहा है कि इफ द मार्केट डिफाइंड वाइडली फूड, अगर सिर्फ मार्केट, अगर हम फूड की मार्केट की बात करें, देर आर लाइकली टू बी फ्यूअर अल्टरनेटिव्स और डिमांड विल टेंड टू बी इन इलास्टिक। क्योंकि वहां पे कम ऑप्शंस होते हैं, कम सब्स्टिट्यूट होते हैं, कम अल्टरनेटिव होते हैं, तो डिमांड वहां पे इन इलास्टिक होती है। इन कंट्रास्ट अगर आप दूसरी मार्केट देखो, स्पेसिफाइड नैरोली ऑरेंज ड्रिंक्स, ऑरेंज ड्रिंक्स की आप देखो, देयर विल बी प्रोबेबली मेनी ब्रांड्स अवेलेबल। आप देखो वैसे किसी छोटी मार्केट की एग्जांपल लो, जहाँ पे रेस्टोरेंट्स भी हैं और जहाँ पे ऑरेंज ड्रिंक्स की जो स्टॉल्स हैं वो भी हैं। अब ऑरेंज ड्रिंक्स जो हैं उनके स्टॉल्स के लिए अल्टरनेटिव ज्यादा है, ठीक है, तो आप एक ब्रांड को छोड़ के दूसरे ब्रांड की तरफ चले जाओगे तो वहां पे इलास्टिसिटी आएगी। बट जहाँ पे रेस्टोरेंट्स हैं वो कम अल्टरनेटिव है, कम चांसेस है, कम रेस्टोरेंट है, यानी कि फ्यूवर अल्टरनेटिव है, तो वहां पे आपकी जो डिमांड होगी वो इन इलास्टिक होगी। जहां पे ऑप्शंस ज्यादा है वहां पे तो डेफिनेटली इफेक्ट होगा, इलास्टिसिटी होगी। उसकी रीजन ये है कि एक अगर महंगी दे रहा है तो दूसरे के पास आप चले जाओगे, तो यही तो हम पढ़ रहे हैं कि एक की प्राइस की वजह से दूसरे की डिमांड इफेक्ट होगी। दैट इज प्राइस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब ये एक इलिस्ट्रेशन दे रहा है, वुड अ कंप्यूटर गेम मैन्युफैक्चरर एक्सपेक्ट टू सी अ हाई और लो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ऑफ इट्स प्रोडक्ट। क्या एक जो कंप्यूटर मैन्युफैक्चरर हैं वो क्या देख सकते हैं कि उनकी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हाई, वो क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हाई होगी या लो होगी। अब उनको इस चीज को ना देखने के लिए सबसे पहले देखना है कि अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट कितने हैं। यानी कि क्या वही कंप्यूटर गेम मैन्युफैक्चरर वो वही कंप्यूटर गेम्स बना रहे हैं, या
बाकी लोग भी बना रहे हैं, अगर तो ज्यादा लोग बना रहे हैं तो देन डेफिनेटली प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इलास्टिक होगी। अगर कम लोग बना रहे हैं, थोड़े से ऑप्शन हैं, तो फिर तो इन इलास्टिक होगी, फिर तो इफेक्ट नहीं आएगा। देर आर नंबर ऑफ अदर computer game manufactured in the market. This would tend to increase price elasticity of demand, as it means that if the game manufacturer raises their prices, their consumer can easily switch to a lower price. मैंने अभी बताया कि अगर आपके पास ऑप्शंस बहुत ज्यादा हैं तो आपके लिए ये इजी होता है। आप खुद अपने आप को एक कस्टमर समझ के ये सोचो कि जब आप मार्केट के अंदर जाते हो तो आपको एक जगह से चीज महंगी मिल रही है तो आप उसको छोड़ के दूसरी जगह चले जाते हो। तो दूसरी जगह अगर कोई सस्ती दे रहा है तो पहली जगह वाले की डिमांड इफेक्ट हो रही है, तो दैट इज प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इफेक्ट। However, if the company has strong reputation in the market, but अगर किसी कंपनी की रेपुटेशन बहुत स्ट्रांग है, यानी कि किसी का इमेज बहुत अच्छा बना हुआ है कि इनसे जो प्रोडक्ट ली जाती है उसकी वारंटी होती है, वो अच्छी प्रोडक्ट देते हैं, उसमें कोई फॉल्ट नहीं होता, क्वालिटी अच्छी होती है, फिर फर्क नहीं पड़ता, फिर क्या होता है, फिर लोग उसी से ही बाय करते हैं, मतलब उन्हीं उसी सप्लायर से ही बाय करते हैं, उसी सप्लायर से ही बाय करेंगे। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, एज कस्टमर में बी विलिंग टू पे हायर प्राइसेस टू बाय व्हाट दे परसीव एज अ सुपीरियर प्रोडक्ट। अब कुछ जगह ऐसी होती है ना, मैंने अभी बताया कि वो शॉप आपको क्वालिटी इतनी अच्छी दे रही होती है कि अगर वो लोग चीज महंगी करके भी बेचते हैं ना, सुपीरियर क्वालिटी सुपीरियर प्रोडक्ट देते हैं, लाइक वो आपको पता होगा कि उनकी जो प्रोडक्ट है वो काफी अच्छी है बाकी लोगों से, तो आप हाई प्राइस पे करने के लिए भी रेडी होते हो। जैसे हमारे कुछ फूड पॉइंट्स होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल फूड पॉइंट्स के अंदर ले, या फिर आप ये एग्जांपल ले लो कि केएफसी है या मैकडोनल्ड्स है, अब ये कितनी कितनी महंगी प्राइसेस भी ऑफर कर रहे होते हैं, बट जो लोग जो लोग जिन लोगों के लिए वो उसकी इमेज अच्छी है, वो आपको पता है कि क्वालिटी अगर अच्छी देते हैं, तो इसका मतलब ये है कि आप महंगा भी वहां से, आप नॉर्मल अगर एक बर्गर की प्राइस देखो और या मैकडोनल्ड के बर्गर की प्राइस देखो तो बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है। तो अगर सुपीरियर प्रोडक्ट वो प्रोवाइड करें, डेफिनेटली दे विल चार्ज मोर। प्रोपोर्शन ऑफ इनकम स्पेंड ऑन आइटम, ये अभी ऊपर वाली एग्जांपल हमने जो ऊपर जो बात की थी उसी को वो मैन्युफैक्चरिंग कंप्यूटर मैन्युफैक्चरिंग गेम में अप्लाई कर रहा है कि अगर लोग ज्यादा पैसे इनकम के स्पेंड करते हैं इन गेम्स के ऊपर, तो फिर आपका जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, यानी कि प्राइस इंक्रीज भी होगी। अगर प्राइस इंक्रीज होती है तो उनको लगेगा कि वो अफोर्ड नहीं कर सकते, तो वो डिमांड कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जब चीज महंगी होती है तो डिमांड कम हो जाती है। कस्टमर विल आल्सो बी मोर लाइकली टू स्क्रूटनाइज हाई प्राइस परचेज टू सी इफ दे रिप्रेजेंट वैल्यू फॉर मनी। अब ऐसा होता है ना कि एज अ कस्टमर जब बंदा कोई चीज खरीद रहा होता है ना, तो बंदा देखता है वैल्यू फॉर मनी। वैल्यू फॉर मनी का मतलब ये है कि अगर गेम बनाने वालों ने चीजों की कीमतें बढ़ा दी हैं, यानी कि गेम्स, ये जो वीडियो गेम्स है इनकी या कंप्यूटर गेम्स है इनकी प्राइस बढ़ा दी है, तो क्या उसका उतने पैसे जितने उन्होंने बढ़ाए वो देने का हमें फायदा भी है, यानी वो वैल्यू फॉर मनी है या नहीं, उसमें इकोनॉमी एफिशिएंसी इफेक्टिवनेस है या नहीं। फिर नेसेसिटीज को भी देखेंगे कि नेसेसिटीज कंप्यूटर गेम्स जो है वो नेसेसिटीज में तो नहीं आती ना, तो आप देखोगे नेसेसिटीज जैसे ब्रेड पेट्रोल और नॉर्मली इन इलास्टिक होती हैं। इसी तरह जो लोग गेम्स परचेज करते हैं और जो लोग इनके आदी होते हैं उनको फर्क नहीं पड़ता। जैसे गेम्स आर नॉट नेसेसिटीज, मैंने पहले बताया गेम्स कोई नेसेसिटी नहीं है, आप लो तो ठीक है, ना लो तो कोई इसके बगैर मर नहीं सकता इंसान। दिस सो दिस विल टेंड टू मेक मोर इलास्टिक इफ द प्राइस बिकम टू हाई, कंज्यूमर कैन सिंपली चूज टू नॉट टू परचेज देम। तो इसका मतलब यह है कि इलास्टिक होती है, इलास्टिक का मतलब है इफेक्ट होगा प्राइस बढ़ने से। जब इफेक्ट होगा तो इफेक्ट होने का मतलब ये है कि प्राइस इंक्रीज हुई तो डिमांड लो होगी। क्यों? क्योंकि ये कोई नेसेसिटी नहीं है, ये एक एक्स्ट्रा थिंग है कि लोग अपने टाइम पास करने के लिए या अपना माइंड डाइवर्ट करने के लिए या शौक के तौर पे खेल रहे हैं, तो वो अगर महंगी होगी तो उसको नहीं लिया जाएगा। इसी तरह टाइम को भी देख रहा है, longer a price change last, the more likely the product to become elastic. A rise in price for game console
मे नॉट रिड्यूस डिमांड इन द शॉर्ट टर्म के अंदर नहीं होगा, क्योंकि देखो अगर किस तरह इसको हम लिंक करते हैं, लेट से अगर आईफोन की प्राइस शॉर्ट मतलब इंक्रीज हो जाती है, अभी भी इंक्रीज है, बहुत ज्यादा महंगे आईफोन होते हैं, अगर इंक्रीज हो जाती है वो थोड़े टाइम तक इतना इफेक्ट नहीं करेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म के अंदर लोग उसको नहीं खरीदना पसंद करेंगे, क्योंकि इतने महंगे मोबाइल नहीं लोग खरीद सकेंगे फॉर फ्यूचर। However, the longer the price high remains high, the more time consumer have shop around for cheaper substitute. फिर आप दूसरे मोबाइल को देखना शुरू कर दोगे, क्योंकि वो मोबाइल की कीमतें कम ही नहीं हो रही होंगी शॉर्ट टर्म में, मतलब जल्दी जल्दी तो लोग नहीं छोड़ेंगे ना, क्योंकि आदत हुई हुई होगी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उनको समझ आ जाएगी कि ये चीज नहीं ठीक। Government, test your understanding. Three, government of country C provides free medical treatment to all its citizens. Uh, however, for more affluent citizens, a small charge is made if they need medication. अब वो बता रहा है कि गवर्नमेंट ऑफ जो कंट्री सी है उन्होंने फ्री मेडिकल ट्रीटमेंट अपने सिटीजन को जैसे इंश्योरेंस प्रोवाइड करती हैं कंपनीज, इसी तरह गवर्नमेंट ने भी फ्री मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए बोला है, मतलब अलाउ किया है। हाउ एवर फॉर मोर अफ्लुएंट सिटीजन, मतलब जिनको जो ज्यादातर फ्लू से अफेक्टेड है, उन लोगों के लिए स्मॉल चार्ज, उनको अगर मेडिकेशन चाहिए तो उनको पे करना पड़ेगा। द गवर्नमेंट हैज रिसेंटली डिसाइडेड टू इंक्रीज दिस चार्ज बाय अ मॉडरेट अमाउंट ऑफ रिफ्लेक्ट द इंक्रीजिंग कॉस्ट ऑफ मेडिसिन। जाहिर है दवाइयां महंगी होती हैं, तो पीछे से गवर्नमेंट ने भी चार्ज महंगा कर दिया कि अब थोड़ा सा हम इनको महंगे प्राइस पे देंगे, क्योंकि जाहिर है पीछे कॉस्ट ज्यादा हो गई है। व्हाट इफेक्ट इज दिस लाइकली टू हैव ऑन द डिमांड फॉर मेडिसिन विद इन कंट्री सी? पहली बात यह है कि कंट्री सी के लोगों को उनको इफेक्ट होगा, यानी कि डिमांड इलास्टिक तब होगी जब अगर तो प्राइस उन्होंने ज्यादा कर दिया तो लोग उन दवाइयों की जगह कोई और दवाइयां लेना शुरू हो गए, तो इसका मतलब यह है कि या गौर या लोगों ने चेकअप कराना छोड़ दिया तो फिर इलास्टिक होगी। अगर तो उन्होंने चेकअप कराना कंटिन्यू रखा है और वो करवाएंगे कि ठीक है तो हमें गवर्नमेंट ने बेनिफिट भी दिया है और थोड़े से पैसे हमें खुद और पे करने पड़ेंगे, तो फिर इन इलास्टिक इफेक्ट होगा। देन आ जाते हैं हम क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। पहले क्या था? प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जो कि हम प्राइस और डिमांड को देखते थे। अब क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का क्या मतलब होगा? क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ, यहाँ पे तो हम जब देख रहे थे ना, ये वन प्रोडक्ट का देख रहे थे। एक प्रोडक्ट की प्राइस से उसी प्रोडक्ट की दूसरी जगह पे डिमांड ज्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है, ठीक है। एक प्रोडक्ट की बात कर रहे थे, अब हम क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में क्या करेंगे? ए और बी, इसकी प्राइस चेंज होने से बी प्रोडक्ट की डिमांड पे क्या फर्क पड़ेगा, यानी कि एक की प्राइस और डिमांड, यानी कि प्रोडक्ट वाइज देखेंगे, पहले तो वन प्रोडक्ट था ना। क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मेजर सेंसिटिविटी ऑफ डिमांड ऑफ वन गुड चेंजेस इन द प्राइस ऑफ अनदर गुड। मैंने क्या बताया? एक प्रोडक्ट की प्राइस से दूसरी प्रोडक्ट की डिमांड पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, इसको कहते हैं क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। और क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड भी हमने कैलकुलेट करनी होती है। कैसे कैलकुलेट करनी होती है? क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू प्राइस चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड, प्राइस चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ गुड ए डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन द क्वांटिटी, परसेंटेज चेंज डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन द प्राइस ऑफ गुड बी। आप अगर देखो तो ये भी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का ही फॉर्मूला है, क्योंकि यहाँ पे स्टिल इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड साथ अटैच है। वहां पे हमने क्या फॉर्मूला पढ़ा था? परसेंटेज चेंज हमने पढ़ा था कि परसेंटेज चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन द प्राइस, यही पढ़ा था ना। अब क्या हम पढ़ रहे हैं? फॉर्मूला वही है, फॉर्मूला यहाँ पे भी क्वांटिटी और प्राइस की बात हो रही, बट अब डिफरेंट गुड्स डिफरेंट हो गई हैं, ए और बी, क्योंकि क्रॉस है ना, क्रॉस देख रहे हैं, तो क्रॉस के अंदर प्रोडक्ट डिफरेंट हो गई है। फॉर एग्जाम्पल, सपोज दैट क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बटर विद रिस्पेक्ट टू
margarine is plus 1.5, the price of margarine falls 6% we can estimate that demand for butter will decrease 1.5 multiplied by 6%, 9% डिक्रीज होगी। क्यों? क्योंकि बटर अगर एक्सपेंसिव है तो बटर की डिमांड कम हो जाएगी, उसके बदले में सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट मार्गरीन की जो प्राइस है वो कम है, लोग उस तरफ मूव हो जाएंगे। तो एक ये प्रोडक्ट बटर क्या था, ए प्रोडक्ट थी, और मार्गरीन क्या है, बी प्रोडक्ट है। एक की डिमांड से दूसरे की, एक की प्राइस से दूसरे की डिमांड पे क्या इफेक्ट पड़ा। अब इसके साइन होते हैं, जैसे हमने पीछे क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के साइन पढ़े थे, पॉजिटिव नेगेटिव, सॉरी पॉजिटिव नेगेटिव नहीं, ग्रेटर देन वन, लेस देन वन एंड इक्वल टू वन, ये हमने साइन पढ़े थे। अब क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जब एक्स ई डी होगा ना, एक्स ई डी पहले पीईडी था, पीईडी के लिए साइन आपने याद रखना है, ग्रेटर देन वन होगा, लेस देन वन होगा और इक्वल टू वन होगा। ग्रेटर देन वन है तो उसका मतलब यह है कि इलास्टिक है, लेस देन वन है तो इन इलास्टिक है, ये नो इफेक्ट। क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के अंदर हम लोग क्या देखेंगे, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड या तो पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है। व्हेन लुकिंग एट द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, वो हमें पहले बता रहा है कि आप ये चीज देखते हो आप ये चीज देखते हो कि स्मॉलर वन है, ग्रेटर देन वन है, क्या यही जो मैंने बताया। व्हेन क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, पॉजिटिव नेगेटिव साइन। In the preceding activity, cross elasticity of demand between butter and margarine was positive. This is because अगर पॉजिटिव है इसका मतलब यह है कि इफेक्ट होता है एक की प्राइस का दूसरे की डिमांड से। ए प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ने से बी की डिमांड पे अगर इफेक्ट हो रहा है, दैट इज पॉजिटिव क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अगर नेगेटिव है तो इफेक्ट नहीं होगा। गैस सेंट्रल हीटिंग एंड गैस, इफ द प्राइस ऑफ गैस सेंट्रल हीटिंग फेल, डिमांड ऑफ गैस सेंट्रल हीटिंग वुड राइज। गैस सेंट्रल हीटिंग एंड गैस आर गैस आर कंप्लीमेंट्री, कंप्लीमेंट्री प्रोडक्ट के लिए नहीं होता। कंप्लीमेंट्री प्रोडक्ट वो होती है जो एक प्रोडक्ट दूसरे के बगैर इनकम्प्लीट है। तो अगर उसकी प्राइस और एक की प्राइस और डिमांड बढ़ती है तो दूसरे की भी, एक की प्राइस बढ़ती है तो दूसरे की भी डिमांड बढ़ेगी। ओके, डिमांड का जितना भी पोर्शन था वो हमने कंप्लीट कर दिया, ठीक है। डिमांड का जितना भी पोर्शन था वो हमने कंप्लीट कर लिया। अब हम अपने अगले टॉपिक पे, अब हम अगले टॉपिक पे जो कि सप्लाई है वो स्टार्ट करते हैं। डिमांड और सप्लाई में क्या फर्क होता है। डिमांड तो हमने ये देखा कि किसी बंदे ने कोई किसी चीज को लेना है तो उसके लिए जो आपके पास पैसे भी होना जरूरी है, और डिमांड यानी कि आप वो लेते हो, परचेजिंग पावर आपकी जो हो। सप्लायर, डिमांड किसके लिए होती है, डिमांड किसकी तरफ से आती है, डिमांड आती है कंज्यूमर्स की तरफ से, कस्टमर्स की तरफ से। सप्लाई किसकी तरफ से आएगी, सप्लायर्स की तरफ से, ठीक है। सप्लायर कौन, जो मटेरियल देंगे, जो सामान देते हैं, सप्लाई। अब इसका सप्लाई और प्राइस का जो रिलेशनशिप होगा वो डिमांड के अगेंस्ट उल्टा रिलेशनशिप होगा। खैर वो देखते हैं सप्लाई और इसका कर्व। सप्लाई कर्व ऑफ अ फर्म, सप्लाई शोज हाउ मेनी यूनिट प्रोड्यूसर वुड बी विलिंग ऑफर सेल एट डिफरेंट प्राइसेस ओवर अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। मतलब 5-10 सालों में कितने सप्लायर कितने यूनिट किन प्राइसेस के ऊपर बेचने के लिए रेडी हैं, दैट मीन्स सप्लाई। और वो सप्लाई कर्व होता है, ठीक है। सप्लाई कर्व क्या शो करता है कि डिफरेंट यूनिट्स को डिफरेंट प्राइसेस के ऊपर सेल करने के लिए कितने लोग यानी कि मार्केट के अंदर हैं और कितने यूनिट्स वो सेल कर सकते हैं। सप्लाई कर्व अंडरपिन्ड बाय डिजायर टू मेक प्रॉफिट। सप्लायर का काम क्या होता है, सप्लायर कौन होते हैं, सेलर्स। सप्लायर कौन होते हैं, सेलर्स। सेलर की विश क्या होती है, प्राइस प्रोडक्ट की कम हो या ज्यादा हो। डिमांड में हम चाहते थे कि प्राइस
कम हो। सप्लाई में हम चाहेंगे, अगर मैं सप्लायर हूं तो प्राइस ज्यादा हो। क्यों? क्योंकि प्राइस ज्यादा होगी तो मैं बेचूंगी तो मुझे प्रॉफिट होगा, वहां पे मैं अपना प्रॉफिट चाहूंगी। तो वो प्रॉफिट बनाने के लिए चाह रहे होते हैं। इट डिमॉन्स्ट्रेट व्हाट अ फर्म विल प्रोवाइड टू मेक प्रॉफिट एट अ सर्टेन प्राइसेस। If the prices that good can be sold at increases, each unit will make more profit for the supplier। यही बात की कि मैं ये चाहूंगी कि प्राइस ज्यादा हो ताकि हर यूनिट जो मैं बेचूं मुझे उस पे फायदा हो। मीनिंग दैट दे विश टू मैन्युफैक्चर और सप्लाई मोर यूनिट्स फॉर द मार्केट। दिस मीन्स सप्लाई कर्व टेंड टू स्लोप अपवर्ड। डिमांड का कर्व क्या था? डाउनवर्ड था ना, इसका अपवर्ड कर्व होगा। जैसे ये है, अब जितने जितनी अब आप देखो यहाँ पे, अगर हम लोग देखें 2 4 6 8 10, 2 4 6 8 10, यहाँ पे जब हमारे पास प्राइस 2 है तो आप सप्लाई भी कम कर रहे हो। क्योंकि सप्लाई, आपने देखा है ना कि जब गवर्नमेंट चीनी वगैरह की कीमतें कम होती हैं तो गवर्नमेंट क्या करती है? स्टॉक वो कर लेती है। बहुत सारे लोग जो होते हैं वो स्टॉक अपने पास रख लेते हैं ताकि थोड़ी कीमत बढ़ेगी तो तब सेल करेंगे। वो कम बाहर मार्केट में निकाल रहे होते हैं। प्राइस 4 हुई, डिमांड भी, सॉरी सप्लाई भी 4 हो गई। 6 6 ज्यादा से ज्यादा होना शुरू। जितनी प्राइस ज्यादा उतनी सप्लाई ज्यादा, क्योंकि हर एक एक्स्ट्रा यूनिट आपको एक्स्ट्रा प्रॉफिट बना के देगा। एज अ सप्लायर आपका माइंड सेट प्रॉफिट मेकिंग होता है क्योंकि आप बिजनेस कर रहे होते हो। अच्छा, इसी तरह जैसे वहां पे सप्लाई था, कंडीशन ऑफ डिमांड, वहां कंडीशन ऑफ डिमांड था, यहाँ पे सप्लाई के लिए भी कंडीशन ऑफ डिमांड है। इसका भी कर्व, अब इसका कर्व क्या होगा? उधर हम क्या पढ़ते थे, ये याद रखना है। डिमांड के कर्व में हमने कंडीशन के टाइम में क्या पढ़ा था? आउटवर्ड, इनवर्ड, यही पढ़ा था। इसका क्या है? अपवर्ड, डाउनवर्ड, अपवर्ड, डाउनवर्ड। इसका क्या मतलब हुआ अपवर्ड और डाउनवर्ड? सब कॉस्ट ऑफ सप्लाई, मतलब सप्लाई का ताल्लुक आप किससे देखोगे? कॉस्ट से देखोगे। क्योंकि मैं सप्लायर हूं तो मुझे ये देखना है कि मेरी प्रोडक्ट बनती कितने में है, मैन्युफैक्चर में कितने में करती हूँ। जाहिर है अगर मुझे फैक्टर पीछे महंगे पड़ रहे हैं, मेरा लेबर मुझसे ज्यादा ले रहा है, मुझे मटेरियल महंगा मिल रहा है, तो ऑब्वियसली मैं उसकी प्राइस ज्यादा चार्ज करूंगी, प्राइस में इंक्रीज करूंगी। वो कह रहा है कि अगर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन महंगे होते हैं, सप्लाई, दिस मीन्स द कॉस्ट ऑफ सप्लाई हैज इंक्रीज। अपवर्ड कर्व जब होगा तो एट एग्जिस्टिंग प्राइस लेस विल नाउ बी सप्लाइड। जो अगर देखो, फॉर एग्जांपल, एक सेकेंड, इस बात में वो ये कह रहा है कि अगर एक प्रोडक्ट की प्राइस $10 है, ठीक है, $10 है, उसकी कॉस्ट होती थी शायद $7। अब क्या हुआ है कि कॉस्ट उसकी हो गई है $9, ठीक है, $9 या 9.5, या कॉस्ट भी $10 ही हो गई है। तो मैं उसको एग्जिस्टिंग प्राइस के ऊपर कम सप्लाई करूंगी या नहीं सप्लाई करूंगी? उसकी रीजन क्या है? क्योंकि मुझे अब फायदा नहीं हो रहा, मुझे नुकसान हो रहा है। वो कह रहा है एट एग्जिस्टिंग प्राइसेस सप्लाइड विल बी लो एज शोन अपवर्ड स्लोपिंग इलास्टिक सप्लाई कर्व। At the price P1 the quantity supplied falls from Q to Q1। अब आप देखो, पहले सप्लाई इतनी हो रही थी, पहले 10 प्रोडक्ट सप्लाई हो रही थी। जब प्राइस, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन महंगे हो गए, मटेरियल महंगा मिलने लगा, लेबर महंगी हो गई, तो ये सप्लाई इधर यूनिट्स के बजाय पीछे चली गई Q15 के ऊपर। यानी कि प्राइस वही है, प्राइस में कोई चेंज नहीं आया। एग्जिस्टिंग प्राइस की बात कर रहा है ना, प्राइस चेंज नहीं हुई। मैंने आपको बताया कि प्राइस 10 ही है, कॉस्ट महंगी हो गई है, पीछे उसको बनाने के लिए खर्चा महंगा हो गया, तो मैं इसको 10 में तो नहीं बेचूंगी, मैं ऑब्वियसली 15 में या 20 में बेचूंगी। प्रॉफिट मार्जिन मार्कअप भी तो रखना है। तो क्या हुआ कि सप्लायर क्या करते हैं, अगर प्राइस चेंज ना हो रही हो तो ये कर्व पीछे की तरफ मूव कर जाएगा। इसके लिए रीजंस भी होती हैं। रीजंस क्या है? हाई प्रोडक्शन कॉस्ट हो गई है, आपको लेबर महंगा मिल रहा है, मटेरियल महंगा मिल रहा है। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के लिए पर यूनिट के लिए आपको कॉस्ट ज्यादा चार्ज होना शुरू हो गई है, इनपुट महंगा हो गया है, तो आप सप्लाई की रिडक्शन करोगे,
हमेशा याद रखना है कि जब फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन महंगे होते हैं, प्राइस चेंज नहीं होती, तो सप्लाई कम होती है। सप्लाई कम होती है। फिर या तो इनडायरेक्ट टैक्सेस ज्यादा बढ़ गए, इनडायरेक्ट टैक्सेस यानी कि वैल्यू एडेड टैक्स। अब देखो, अगर मेरी प्रोडक्ट $10 की है और उसके ऊपर $5 मुझे गवर्नमेंट को टैक्स पे करना पड़ रहा है, तो मुझे फायदा कम हो रहा है। तो मैं ये सोचूंगी कि मैं किस लिए सप्लाई करूं, मैं किस लिए प्रोडक्ट बना के बेचूं। सारे पैसे तो गवर्नमेंट के खजाने में जा रहे हैं, मेरा प्रॉफिट तो लेस है, तो मुझे क्या फायदा है। तो सम टाइम इसकी वजह से भी सप्लाई का जो होता है वो कम सप्लाई पे शिफ्ट हो जाता है। डाउनवर्ड शिफ्ट क्या होती है? डाउनवर्ड शिफ्ट वो होगी जहां पे एग्जिस्टिंग प्राइस के ऊपर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन सस्ते हो जाते हैं, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन सस्ते हो जाएंगे या टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट आ जाएंगी, आपको उसी प्राइस के ऊपर यूनिट बेचने में फायदा हो रहा होगा। जैसे अगर $10 एक प्रोडक्ट को बनाने की कॉस्ट थी, यानी कि खर्चा इतना आ रहा था, प्राइस हो सकता है 15 हो, अब उसको बनाने के लिए टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट आ गई है, बहुत अच्छे तरीके आ गए हैं, तो वही प्रोडक्ट अब मैं $5 में बना ले रही हूँ। अगर मैं $5 में बना रही हूँ तो प्राइस स्टिल 15 है, एग्जिस्टिंग प्राइस की हम बात करें, प्राइस उतनी ही है 15। तो इट मीन्स कि वो मुझे अब फायदा होगा, मैं ज्यादा सप्लाई करूंगी, तो सप्लाई मेरी S1 से S2 ऊपर जो ग्राफ है उसके अंदर क्या बन जाएगी? यहाँ पे आप देखो कि सप्लाई मेरी Q1 से Q पे चली जाएगी, तो ज्यादा सप्लाई S1 से S2 पे ज्यादा मतलब क्वांटिटी में सप्लाई करना शुरू कर दूंगी। उसकी रीजन ये है, मुझे फायदा होना शुरू हो गया। उसकी रीजन कोई भी हो सकती है, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस आ गई हैं, मुझे अब काम सस्ते में पड़ रहा है, एफिशिएंटली मैंने फैक्टर को यूज करना शुरू कर दिया है, प्रोडक्शन कम हो गई है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की कॉस्ट कम हो गई है, इनपुट कॉस्ट लोअर हो गई हैं, मटेरियल के लिए गवर्नमेंट ने रॉ मटेरियल की प्राइसेस कम कर दी हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेस कम कर दिए हैं। जो अपवर्ड का शिफ्ट का की रीजन थी, उन्हीं को ऑपोजिट करके डाउनवर्ड की रीजन बन जाती हैं। इनडायरेक्ट टैक्सेस के अंदर रिडक्शन हो गई है। ये सारी चीजें क्या करती हैं? सप्लाई के कर्व को अपवर्ड एंड डाउनवर्ड शिफ्ट करती हैं।